का उच्चारण किया। 4 मंत्र डेली आपको कराए जाते करने से, और एक मंत्र आपका बाद में शांति पाठ होता है। ये 5 मंत्र आपको याद करने, इस तरीके से सीखने, उच्चारण सही करना। ये मंत्रों के आपके 10 नंबर है प्रैक्टिकल। 10 नंबर आसन के लिए, 10 नंबर प्राणायाम के लिए, 10 नंबर सूर्य नमस्कार के लिए। पहला जो मंत्र है गायत्री मंत्र, मुझे लगता है सभी को याद होगा। दूसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। तीसरा मंत्र संकल्प मंत्र है। चौथा मंत्र प्रार्थना मंत्र। जब भी आप कक्षा का शुभारंभ करेंगे तो इन मंत्रों के तो पहले मंत्रों का जाप, मंत्रों का उच्चारण, उसके बाद आपकी जो कक्षा है उसका शुभारंभ। अच्छा कार्य करने से पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं, याद करेंगे। जितनी भी निगेटिविटी आपके आसपास होगी खत्म हो जाएगी। एक पॉजिटिव पूरा, एक पॉजिटिव वातावरण शुद्ध होगा। का ध्यान करेंगे तो ईश्वर आप जो भी योग कर रहे हैं आपके लिए भी वो लाभप्रद होगा, और जो जिसको सिखाओगे उसके लिए भी 100% आपने ईश्वर को साक्षात कर लिया है। यहाँ पर ईश्वर को याद करा, स्मरण करा और उनसे प्रार्थना की, ईश्वर हम जो अच्छा कार्य करने जा रहे हैं आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, है ना। तो मंत्रों की जब आप अपनी कक्षा में जाते हो, जब आप अपने पूजा मंदिर में जाते हैं तो यही तो करते हैं कि मंदिर में आप गए और वहां पर भगवान का स्मरण होता है। ये भी आपकी एक पूजा ही है। योग से आप अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं और दुनिया को स्वस्थ रखेंगे, समाज को स्वस्थ करेंगे। उसमें ये बहुत अच्छा कार्य है और ये सबसे अच्छा कार्य है। तो इसका शुभ आरंभ आप ईश्वर की आराधना से मंत्रों को आपको याद करना है। इस 10 नंबर आपके मिलेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको आयुर्वेद कराया था। आयुर्वेद का सारा आधा सिलेबस हो चुका है आपका कल, अभी आधा आज होगा। उसके साथ आज कोसा दर्शन भी होगा। उसके साथ साथ में हम लेके चलेंगे कि एक जैसे कल प्राणायाम के, आज सूर्य नमस्कार कराए, कई योगिक जो दिन करा, ठीक है। तो सत्र का आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप एक बार खड़े हो जाएं और 2 बार सूर्य नमस्कार कर लें, क्योंकि सूर्य नमस्कार के भी आपके 10 नंबर है। सही तरीका सीखना और समझना। अब तक आपने समझ ही लिया होगा। 13 दिन निकल चुके हैं। जब हम ऑफलाइन कराते हैं ना प्रशिक्षण शिविर, तो 12-13 दिन के बाद आपसे करवाने लगते हैं। अभी तो आपको और सिखा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि समय आप कम दे रहे हो, है ना। थोड़ा सा समय बढ़ाना पड़ेगा आपका, और प्रैक्टिकल का समय, आपकी प्रैक्टिस का थोड़ा लेट होगा, है ना, क्योंकि समय के अभाव की वजह से आपका कोर्स न रह जाए कहीं। तो प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिस खड़े हो जाइए। दो तरीके में बता देती हूँ। एक तो जिन भाई बहनों के घुटनों में दर्द है तो वो तो बिल्कुल आराम से ही खड़े हो जाए टेक लगा के। इनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सा एजेड है, तो वो अपने ऐसे पंजों पर खड़े बैठ के और सीधा ऐसे रख के हाथ को और यूं खड़े होंगे बिना टेक लगाए, ठीक है। दूसरा तरीका जो हमारे जवान बच्चे हैं, हमें दिख भी रहे हैं सामने से, देखिए। पहले पैरों को ऐसे कर ले, हिप्स अपने नीचे रखेंगे जमीन पर और ऊपर हाथ ऐसे और खड़े हो ऐसे। सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे हम। एक चीज रोज सीखेंगे और अपना आगे का सिलेबस भी सारा कवर करेंगे।
कल आपका ज्वाइंट पेन विशेष कक्षा थी, उसमें हमने सारे व्यायाम कराए थे आपको। आज आसन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सूर्य नमस्कार शुरू करें। सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है। पूरे शरीर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं उनमें रक्त संचार बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है सूर्य नमस्कार। ये आपकी मांसपेशियां हैं, जितनी भी आपकी हड्डियां हैं उनको सबल बना देता है, सुदृढ़ बना देता है। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा व्यायाम है कि यदि आप और कोई आसन नहीं कर रहे हो तो सूर्य नमस्कार करने से ही ओवरऑल बॉडी की सब नस नाड़ियां, अंग प्रत्यंग, आंतरिक बाहरी जो बाहरी शरीर, अंदर आंतरिक शरीर, दोनों आपके सुदृढ़ हो जाते हैं, निरोगी हो जाती है ना। तो इसको बस आपको करना, आपकी हड्डी, आपकी स्पाइन लचीली हो जाती है। ध्यान रखना, सावधान कि घुटने दर्द वालों को घुटने बैंड नहीं करने, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना। सूर्य नमस्कार में भी आपको सावधानी ध्यान रखना, ठीक है। गर्दन दर्द वालों को आगे गर्दन नहीं झुकाना, अपने शरीर के हिसाब से रोगानुसार सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। और ऐसे हाथ जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे आपको सही तरीका आना चाहिए, उसका भी नंबर है। एक एक चीज की आपको सही विधि, तो हमारे आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हैं आपके साथ, वो सब जो भी आपके प्रैक्टिकल लेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, क्योंकि वो सत्र में देखिए दीदी शुरू से ही जो भी है आपके साथ शुरू से जुड़ी है, और वो कराने वालों का भी ये देख रही है कि आपका जो यहाँ योग गुरु बन के बैठे हुए हैं वो क्या दिखा रहे हैं, और वो आपके माइंड में चीजें कितनी आपको आई है वो सब देखते हुए आपको नंबर मिलेंगे। तो नमस्कार स्टार्टिंग जब शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, हाथों को ऐसे रखेंगे और ऊपर प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा, ठीक है। और ऊपर से हाथ जोड़ के नीचे ऐसे लाना। फिर आप अनाहत चक्र पर, आपका ये अनाहत चक्र है, आपके अंगूठे यहाँ रहेंगे दोनों स्तरों के बीच में, क्या आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पर आपका ख्याल होगा, अनाहत चक्र इससे प्रभावित होता है और इससे क्या है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र आरोग्य होता है, ऊर्जान्वित होता है, निरोगी होता है, श्वासें नॉर्मल, ठीक। ये तरीका होगा। दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन में पूरा स्पाइन को फोल्ड, सांस भरा होगा। चक्र आपका विशुद्धि चक्र पर ध्यान होगा। विशुद्धि चक्र आपके कंठ में है, यहाँ पर, ठीक है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान होगा और प्रभावित आपका जो होता है वो आपका विशुद्धि चक्र होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम, ये पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र आरोग्य होता है, ठीक है। तीन चीजें इसमें आसन का नाम याद रखना है, श्वासें याद रखनी है, और कौन सा चक्र आपका प्रभावित होता है, कौन सा सिस्टम आरोग्य होता है। तीन पाद हस्त, ये देखिए बिल्कुल हाथों को ऐसे उंगलियों के बीच ऐसे, है ना। ये सब आपकी पोजीशन देखी जाएंगी। आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, मेरे पैर भी दिखाई दे रहे होंगे। आपने अपना माथा लगाना है, कोशिश करना है, जिनको कमर दर्द नहीं है वो झुकेंगे ही नहीं, वो ये पोज ना करें, ठीक है। और प्रैक्टिकल लेते समय बताते कि हमारी कमर दर्द है, लेकिन उसका तरीका खड़े होकर आपको बताना पड़ेगा कि पाद हस्त में आपने श्वासें बाहर है, माथा घुटने पर, ठीक। आपका कौन सा चक्र, मैं पहले भी बहुत बारीकी से रुक के बता के गई थी आपको, आपका स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र आपके मूलाधार, मूलाधार हमारा पहला चक्र है जो हमारे गौरलिंग के बीच में, उससे 4 अंगुल ऊपर होता है, बीच में गौरलिंग के बीच में हमारा है मूलाधार चक्र, और उसके 4 अंगुल
ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, ठीक है। अब इसमें श्वास से बाहर है, हथेलियां जितने ऊपर और माथा आपका उड़ने से 4। ये देखिए, साइड से देख लीजिए अच्छे तरीके से आपने कैसे करना। अब ये हाथ जब 4 पे यहाँ जम गए तो बस अब ये उठे ना, ये जो 4 आपके ये जो 4 पे हाथ यहाँ जमे हैं, ये आपके उठने नहीं चाहिए, बस अब यह जमे रहेंगे। अब पैर पीछे जाएंगे और हाथ आगे आएंगे, ठीक है। अब आपकी पोजीशन, श्वास भरा हुआ, ऐसे ऊपर देखना, दृष्टि ऊपर, ध्यान आपका आगे चक लघुटी के बीच में, यहाँ आपका एंडोक्राइन सिस्टम आरोग्य होता है। श्वासें भरी है। 4, 5, पैर पीछे ले आए, पैर पीछे ले आए, देखिए पैर पीछे यहाँ पर है और सर आपका माथे ये घुटने की तरफ जाएगा ऐसे। अब आपको श्वास बाहर करनी है, श्वास से बाहर। एक बार श्वास बाहर होती है, इसमें ध्यान रहे, और एक बार श्वास अंदर लेते हो। विशुद्धि चक्र कंठ में है, फिर वही आपका एंडोक्राइन सिस्टम आरोग्य प्रभावित होता है। अब पैर हाथ वहीं रखेंगे, पैर पीछे लेके जाए, घुटना सीना थोड़ी लगाते हैं। मेरे साथ साथ करते रहे, मैं देख रही हूँ सबको करें। कब हम उठेंगे और बहुत देर तक एक ही पोज कर रही हूँ, क्योंकि मैं बताती जाती हूँ तब तक एक ही पोज में, तो आप सही कर लें, सुनकर सही करें। कान खोल के रखेंगे, घुटना सीना थोड़ी लगेगी। मणिपुर चक्र आपके नाभि में स्थित है, मणिपुर चक्र आपके नाभि में है। श्वासें नॉर्मल होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे यहीं से देखिए, यहीं से पैरों को सबसे पहले चिपकाएंगे, अंगूठे से अंगूठा, पंजे से पंजा, पिंडली से पिंडली, जंघाएं, घुटना सब चिपके हुए हैं, देख लीजिए पैर में। और पोजीशन की क्या आपका भुजंगासन, आपका फिर वही स्वादिष्टान चक्र जो कि मूलाधार चक्र से चारों ओर, ठीक है, प्रभावित होता है। श्वासें भरी हुई होती है इससे, एक और दृष्टि ऊपर। 8 फिर से विशुद्धि चक्र, अभी श्वास भरी थी ना 7 में आपने, 8 में फिर श्वास छोड़ती, एक बार श्वास भरना, एक बार छोड़ना, आप क्रम याद रखें श्वासें। और फिर आपका माथा एकदम पर्वत के समान करती, माथा एकदम लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपका विशुद्धि चक्र, श्वास से बाहर आपका एंडोक्राइन सिस्टम। हाथ वही नहीं, हाथ नहीं रखे ना हमारे, देखिए 4 पदक दिए थे जमे हैं वही, और तुरंत एकदम योगियों की तरह आपने अपना पैर उठाना है बायां, ऐसे लेके आना हाथों के बीच। हाथ हिल गए यानी आप सही नहीं कर रहे, नंबर कट जाएगा। मैं बार बार आपको बताती हूँ, हाथ यहाँ एक बार जम गए 4 पे तो जमे रहेंगे ऐसे पैर, और पैर बिल्कुल यहाँ आना चाहिए, पैर पीछे रहेगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे, टेढ़ा मेरा पता नहीं कैसे। इसको तुरंत एकदम झटके से ऐसे, और पैर पीछे वाला बिल्कुल सीधा, धावक की तरह ऐसे, श्वास भरा यूं। आपका जो है ध्यान है आज चक्र पर, और आपका आज चक्र जो है पर प्रभावित होता है ये, और श्वास भरी हुई होती है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। फिर आपने 9 पे बायां पैर लाएंगे, ये भी ध्यान रखें, 4 पे दाएं लाएंगे, 9 पे आप बायां पैर लाएंगे, हाथ अभी वहीं है, पैर पीछे जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और पाद हस्त अब लेके आएंगे, अब जाके हटा 10 पे, 4 पे जमाए थे हाथ, तो 10 पे रखेंगे वहां। फिर वही
पादहस्त की पोजीशन देख लीजिए, ऐसे लगा दीजिए माथा। 11 पादहस्त में सांस बाहर तक, स्वादिष्टान चक्र आपका पेट प्रभावित होता है और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आरोग्य होता है। 11 पर फिर बढ़िए पोटास्तासन, चक्र वहां से भरी हुई। और 12 पर देख लीजिए, अगर आप गलत आ गए तो आपके नंबर कटेंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे सही तरीका। यही पे प्रणाम, आसन, नमस्कार, मुद्रा कोहनी मिला ले ऊपर, अपने माथे के बराबर में कोहनी, माथे के सामने, और इस तरह से आपको वापस लाना है। ठीक है, ऐसे वापस लाना है। यस, बहुत ही बारीकी से हमने बताया आपको, और ऐसे ही पहले भी बता के गए आपको इसी तरीके से करना, मंत्रों के साथ करना। तो मंत्र सारे तो मंत्र भी बता देते हैं। अभी एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार मंत्र के साथ, ठीक है। ओम सूर्याय नमः। कौन से नॉर्मल नमस्कार मुद्रा, अनाहत चक्र पर ध्यान। तो ये सूर्य चक्र प्रभावित होता है आपका, सांस भी है, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम आरोग्य। 3 पादहस्तासन, वहां से बाहर है, माथा घुटने पर है और आपको स्वादिष्टान। 4 देखिए, जो पोजीशन जिधर आपको दिखाई दे रही है उसकी तरफ 4 ये। अब आगे 4 पे हाथ आगे आगे, पैर बीच में, धावा। ये आपका वाम हस्त संचालन, वाम हस्त संचालन। अब एकदम इस पोजीशन में श्वास भरा है, आगे चल पर आपका शांत, ठीक है। दायां पैर आगे है, 5 पर्वतासन। हाथ नहीं हिलाएंगे, वहां से जमा लिए जैसे फेविकोल से चिपक गए हो। श्वास बाहर, ये चक्र, और सिस्टम आपका आरोग्य। घुटना, सीना, कोड़ी, देखिए हाथ वही जमे हैं। मणिपुर चक्र, पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। सांसें नॉर्मल। 7 जैसे आप 7 की पोजीशन में आए हैं, आपके सबसे पहले पैर मिल गए आपस में, चिपक गए एकदम और उठ गए आगे, पूरी स्पाइन ऊपर। आपके रीढ़ की वो ऊपर से उठाया आपने एक्सरसाइज। ध्यान आपका जो स्वादिष्टान चक्र है उसमें प्रभावित होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आरोग्य होता है, स्वरा हो। 8 फिर से पर्वतासन, वही पोजीशन। 8 में आपने विशुद्धि चक्र है, कंठ में है, और आप सांसें आपकी बाहर है, माथा आपका घुटने की तरफ है। और 9 में देखिए बायां पैर आएगा, और कैसे आएगा, तुरंत ऐसे हाथों के बीच, पिछला वाला पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे, उसको यूं नहीं कर लेंगे, नीचे सहारा नहीं लगाएंगे, ऐसे सीधा। ये दक्षिण अश्व संचालन है नाम आसन का, और श्वास भरा है, ध्यान आपका
कुंडी के बीच में अजचल। ठीक है, अब पीछे पैर लाएंगे, पाद। अब हाथ पैरों के और पाद पे इसी तरह से देखिए, हाथों की पोजीशन दिखाने के लिए मैं पाद का बदल लेती हूँ। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान था हमारा, प्रभावित था और स्वाद से बाहर। ठीक है, 11 उठा से भरी हुई विशुद्धि चक्र और एंडोक्राइन सिस्टम, ऊपर हाथ जोड़ करके इसी तरह से प्रणाम आसन नमस्कार मुद्रा हो। क्या हो सूर्य देव। कल एक सत्र शुरू करने से पहले आगे का कल 2-3 बच्चों के क्वेश्चन थे जो बाद में नहीं दे पाए थे, जल्दी से उन्हें दे देते हैं पहले आंसर। हल्दी दूध में बॉइल्ड क्यों करनी है, कुछ ऐसा कुछ पूछा था किसी तरह ने। तो वो इसलिए बॉइल्ड करनी है कि जब दूध हम हल्दी वाला पीते हैं और आपने अगर हल्दी ऊपर से डाल दी तो जो कर्क्यूमिन जो उसका गुण होता है, पौष्टिक तत्व उसमें जो होता है गुण, वो हमें नहीं मिलता। इसलिए दूध को जब भी हल्दी डाले दूध में, चोट लगती है किसी को, हल्दी वाला दूध देना है, अभी हमें अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग करना है तो भी हमें हल्दी वाला दूध चाहिए। हाई बीपी वाले अगर है तो वो जरा हल्दी ना डालें, दालचीनी थोड़ी सी हल्की मात्रा में दालचीनी डाल के, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा हल्दी वो गर्म हो जाता है तो थोड़ा रहेगा। तो हल्दी को जब भी बच्चों को पीते तो बॉइल्ड कर। ठीक है, किसी बहन ने पूछा था कि जूस हम सुबह पी सकते हैं और पानी खाने के साथ पानी नहीं ले सकते तो जूस क्यों ले सकते? के आंसर अभी अब जब हम आपको नियम बताए थे ना अष्टांग हृदय के, उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा साथ साथ। तो क्वेश्चन आए थे वो हमें आगे भी जो हम आपका सत्र लेने वाले हैं उसी में हम आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन देखते रहिए, सब क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। सेटिस्फैक्शन आपका पूरा होगा, जरूरी पूरा होगा और आपको बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा। ठीक है, कल हमारे ज्वाइंट पेन के लिए विशेष कक्षा की अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई दर्द आ गया है, चाहे वो कंधे में हो, पैर में हो, पैर के अंगूठे में हो, पिंडली में हो, हमारे सर्वाइकल हो, स्पोंडिलाइटिस हो, हमारे यहाँ का बैक में हो, स्पाइनल कोड के किसी भी पार्ट में कुछ भी दिक्कत है, तो हमने अगर आपको कोई भी साधक आके पूछता है या खुद आपका कोई रिलेटिव कि भाई क्या करें, तो आप सबसे पहले उसे बताएं कि पूरी बॉडी, जो हमने अपने शरीर के आपको व्यायाम बताए थे, पैरों वाले सारे बताए थे, हाथों वाले भी हमने सब बताए हैं आपको, कंधों वाले, वो सब हमें करनी है। बाद में भी ये सब आपको रिविजन होते रहेंगे, क्योंकि हमें अभी सिलेबस पूरा अपना कवर करना है, आपको और चीजें बहुत सिखानी है, तो ये आज रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन अभी सत्र बहुत बड़ा है, आधा दिन अभी आपके आधे बच्चे पढ़े हैं, उनमें ये जरूर अभी रिपीट होंगे, तो आप एक बार और ध्यान से, और इन 12 दिनों में आपको डेली ही व्यायाम हुए हैं तो सीख तो गए होंगे, है ना। अब कहीं भी बॉडी दर्द है और हमें क्या करना, सूक्ष्म व्यायाम करना, कुछ आसन है जो आपको बुक मिल गई है, कल भी हमारे बच्चों को जिला साहिबाबाद की भी सभी बच्चों की मोस्टली आ गई है और आपको आपके पास तक पहुंच भी गई है। तो आसन है, इसमें दैनंदिन अभ्यास कोर्स है जो प्रैक्टिकल होगा तो इसी पुस्तक से होगा। इसमें जो 12 मुख्य आसन है वही पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल, बाकी तो हम बहुत सारे आपको आसन कराते हैं वो आपके कोर्स में है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो इसमें है वही पूछा जाए। तो वो 12 कौन से हैं?
कल भी मैंने आपको बताया था 4 बैठने वाले, मंडूक, सशक, वक्र और कुंभ। 3 पेट के बल लेट करने, मकर, भुजंग, शलभ। 4 कमर के बल लेट करके, मरकट, पवनमुख, अर्धल, आद्र और द्विचक्री। तो ये आसन आपके जो हम आप विशेष पैकेज करा रहे हैं ना आपको, उसमें सब आएंगे सिखाने में। लेकिन आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए यही तैयार करनी है, लेकिन सीखने तो आपको सभी है ना। तो खाली इनका ही पैकेज हम बार बार नहीं कराएंगे, ये तो आपको पैकेज बार बार हो ही गया है। सीखना आपको, ध्यान आपको यही रखना प्रैक्टिकल, लेकिन सीखने तो सारे जो आपके कोर्स में है। तो आज हम कमर दर्द के लिए कुछ विशेष आसन कराएंगे। कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों के लिए जो भी जॉइंट्स भी हैं, उसके बिना नहीं चलेगा, ये आपको करने ही पड़े। तो कमर दर्द के लिए बैठ करके हम 3 आसन पहले करेंगे, ठीक है? चलिए आइए बैठिए। ये वज्रासन, ये ध्यानात्मक आसन है, ठीक है? कल हमने सिद्धासन बताया था आपको, आज एक वज्रासन, ये ध्यानात्मक आसन, ये सीख लीजिए। ये ऐसे इसकी पोजीशन, ऐसे ये आपके घुटने, ये अंगूठे मिले हैं, एड़ी खुली हुई है और दोनों नितंब आपके, नितंब के दोनों हिस्सा आपका रखा हुआ, ठीक है? ये वज्रासन, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद, बाकी आसन आपको भोजन के तुरंत बाद कोई भी नहीं करना। सिर्फ वज्रासन एक ऐसा आसन है कि आप भोजन के तुरंत बाद जरूर लगाएं, उससे आपका पाचन तंत्र आपका ठीक काम करेगा। जो भोजन है वो तुरंत पचेगा। इतनी देर आप अगर 5 किलोमीटर वॉक करते हैं और 15 मिनट आपने 15 से 20 मिनट अगर वज्रासन में बैठते तो उसका लाभ उतना ही होता है जितना आपने 5 किलोमीटर वॉक, इतना ये लाभदायक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वज्रासन उतने दर्द वाले ना, उतने दर्द वालों को कभी भी बैंड नहीं करना। तो 3 आसन अभी हम बैठ करके करेंगे, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द के लिए, अस्थमा, एलर्जी और थायराइड के विशेष बनाए गए। घुटनों पे खड़े हो जाएं। अगर किसी को भी कंधों में दर्द है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके पास आके पूछता है, आप योग शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आप उसे सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम बताओगे जो हमने कल बताया, और फिर बैठ करके 3 आसन की जरूर बताओगे। अर्धचंद्र नाम है, दाया हाथ नीचे सीने के ऐसे और बाया उसके ऊपर, श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए आपने पीछे जाना। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, आंखें खोलकर करेंगे, क्योंकि हमारा जो हार्ट है ब्लड पंप नीचे की तरफ, उसका फ्लो नीचे रहता है, लेकिन जब हम आसन के वाला करते हैं तो वो ब्लड रिवर्स मारता है, तो इससे चक्कर आ सकता है। चक्कर उन लोगों को ज्यादा आएगा जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ध्यान रहे। बाकी आंख बंद कर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन होना चाहिए बॉडी में। जिनको ऑक्सीजन कम है उन्हें चक्कर आए, तो आप अभी आंख खोल के कीजिए। दाया हाथ नीचे, बाया उसके ऊपर, अर्धचंद्र नाम है, बहुत ही लाभदायक कमर है। घुटनों के दर्द वाले घुटनों पर खड़े ना हो, बैठे बैठे ही इस क्रिया को करें, इस आसन को करें। अर्धचंद्र, ठीक है? ये पहला आसन। कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड वालों को 21-21 बार करें, अस्थमा एलर्जी वालों को 21-21 बार करें,
स्पाइनल कोड में जिसके भी जहां दिक्कत है, सर्वाइकल है, उसको ये 10-10, 12-12 छोटा-छोटा बार कर। ठीक है, अब आर्डोस्ट है, देखिए आर्डोस्ट को पीछे से दिखाती हूँ। तो लंबर रीजन है ये आपका यहाँ पर, इसके ये स्पाइन के दोनों तरफ की जो नसें हैं ये उंगलियों से दबा, अंगूठे को आगे ऐसे ग्रिप बनाना कमर में और दबाते हुए दबाव लगाते हुए आर्डोस्ट करना है, जिससे खून उस नहीं होता, उनसे उनको आर्डोस्ट। सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे। अस्थमा, एलर्जी, स्पाइनल कोड की किसी भी कैसी भी बीमारी तेज से ठीक होती है। ठीक है, अब पूर्ण उष्ण है तीसरा, आपकी एड़ी खड़ी है और दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी, श्वास भरा है और पीछे स्पाइन का किसी भी प्रकार का कोई भी हो, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, कंधों का दर्द, अस्थमा, एलर्जी और थायराइड, वापस इसी तरह से आना। अब सेकंड पोज है पूर्ण उष्ण का सेकंड पोज, अपने पंजे ऐसे जमा बट कर देंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की। ये पूर्ण उष्ण था, तो लोग सेकंड पोज नहीं कर पाए इसका, वो फर्स्ट कर ले। जो फर्स्ट भी नहीं कर पाए वो अर्ध उष्ण कर ले, जो अर्ध उष्ण भी नहीं कर पा रहे वो पूर्ण, अर्ध तो सभी कर लेंगे है ना, अर्ध चंद्र कर ले। इसीलिए अर्ध उष्ण बनाया गया है, जिनसे पूर्ण उष्ण नहीं होता। ठीक है, एक ऑप्शनल है आसन जो कर सकते हो वो करें। हमारे जो साधक इसमें प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं, जैसे बहुत सी बहनें करती हैं, करोगे चक्रासन। ये जो है ये कमर के रोगों को, अस्थमा, एलर्जी के, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जो कर सकते हो वो कर। ठीक है, इसमें आप अपने पैरों को फोल्ड कर ले, हाथों को ऐसे कंधों की साइड, उंगलियों को कंधों की साइड इस तरह से रखेंगे। और तो लोग नहीं कर सकते वो ना करें, बाकी कोशिश करें, अभी सही तरीका सीखें। ठीक है, श्वास भरते हुए आपको अपना ऐसे उठाना और बाद में आपने अपने पैर के एड़ी को उठाना पंजों को ऐसे, इससे आपकी स्पाइन पूरा विश्व होगी। जी, आराम से आएंगे इसे वापस, फिर नीचे रख देंगे। ठीक है, ये सब कोशिश धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है चक्रासन में। ठीक, क्योंकि बहुत सारे जो कि भाई बहन है हमारे जो प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं, उनको ये प्रैक्टिस में है तो वो कर ले, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करेंगे। एक दो बार और आपको ये इसका रिविजन करा देंगे। आ जाए, ये से बैठ करके कमर दर्द, कंधों के दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस सबके लिए आपने करना। अब आ जाए पेट के बल, पेट के बल आपको 4 आसन करना और ये जरूरी करना। कुछ स्वामी जी महाराज ने इतने बढ़िया पैकेज बनाए हैं कि कोई अंग बच्चा नहीं है, आप याद कर ली। देखिए इसमें जो है आपके पेट के बल लेट करके जो मुख्य 12 आसन है उसमें से भी आसन है, तीनों आसन वही है। जो पेट के बल लेट के मुख्य 12 आसन आपके प्रैक्टिकल में आने वाले हैं, पेट के बल लेट के वही कमर दर्द के विशेष आसन है। बस आपको सीखने हैं और याद रखना है कि आपका कोर्स में प्रैक्टिकल वाले कोर्स में कौन सा है। ठीक है, चलिए स्टैंड बनाएंगे और
ऐसे पैर आपके चिपके रहेंगे। आप मेरे पैरों की पोजीशन देखते हो, आप अंगूठे से अंगूठा मिला, एड़ी से एड़ी मिली, पंजे से पंजा। आप अपनी जो है इसे घुटनों की भी एक्सरसाइज है और आप अपनी रीढ़ को एक्सरसाइज दे रहे हैं, स्पाइन को एक्सरसाइज है ना। तो इसमें क्या करना, आपने टाइट रखना अपनी बॉडी को, पंजों को टाइट। नसें जब आप अपनी स्ट्रेट रखेंगे बॉडी को, तो नसें जो है वो आपका जहाँ ब्लड संचार नहीं हो रहा है और पहुंचेगा। सांस भरते हुए आपको अपनी एड़ी या रिदम पर लगानी ऐसी, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, इस समय भागता है बहुत ज्यादा और फिर चीजें बहुत है आपका अभी बताने के लिए। दूसरा पोज, दोनों पैर से आराम से जितना एड़ी ला सके अपना रिदम की तरफ लाना ऐसे। कोशिश करें कि आपकी एड़ी रिदम से टच हो, ठीक है। ये मकर आसन, आपके पेट के बल लेटकर, पहला आसन, कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पोंडिलाइटिस, घुटनों के दर्द। दूसरा आसन भुजंगासन, फर्स्ट पोज अर्धभुजंग। कोहनियों की स्थिति ऐसे रहेगी, आपके शरीर की तरफ चिपकी हुई सी, और आपने अपनी रीढ़ को ऊपर से एक्सरसाइज करना है। देखिए आपने अपने पैरों को मिलाकर रखना है ऐसे चिपकाकर। पैर तो खुलने ही नहीं चाहिए। अगर आपके पैर खुले यानी आप अपनी हड्डी को एक्सरसाइज अच्छे से नहीं दे रहे हो, आराम नहीं आएगा आपको। पांच बार ये सांस छोड़ेगा। अरे श्वास दो पोज करा देती हूँ मैं आपको, दो आवृत्ति करा और रोक नहीं रही हूँ। देखिए श्वास, देखिए व्यायाम और आसन में अंतर है। एक आसन का समय है 30 सेकंड कम से कम, बताना है आपको, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा आपसे, और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रुक सकते हैं। लेकिन मैं होल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, मगर बता रही हूँ आपको सीखना है। होल्ड तब करते हैं जब हमारे पास समय होता है, हमें कुछ पढ़ाना नहीं होता है ना। ठीक, दूसरा पोज भुजंगासन, पूर्ण भुजंग। जिनको कमर दर्द ज्यादा है वो ऐसे ही करें, पूर्ण भुजंग, ऊपर दृष्टि। आपने बेल्ट तक, जहां बेल्ट बांधते हो वहां तक ऐसे। लेकिन जिनको कमर दर्द नहीं है वो इसकी पोजीशन ऐसे लेंगे। एक बार ऐसे कर लिया हमने, एक बार ऐसे कर लिया तो स्वस्थ है बिल्कुल। वो दायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर ऐसे, और ये लेकिन इसमें सावधानी है। इसका जो हम ये वाला पोज करते हैं ना, सेकंड पोज, इसमें ये है कि जिनको कमर दर्द ज्यादा है वो इसको ऐसे ही करेंगे, जैसे ऐसे ऊपर उठेंगे ऐसे, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो ऐसे। बस ये ध्यान रखें, ठीक है। भुजंगासन सेकंड पोज था ये। आपने अपनी रीढ़ को ऊपर से एक्सरसाइज किया। तीसरा पोज भुजंगासन, एड़ी पंजे मिले रहे बिल्कुल ऐसे, जमीन पर जमे रहे। वापस सर्वाइकल, स्पोंडिलाइटिस, कमर दर्द, रीढ़ के जितने भी दर्द है, रीढ़ का जितना फैट है वो सब निकलेगा। अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए सब बहुत लाभदायक है ये रामबाण आसन, ठीक है। थर्ड पोज तक किया। शलभासन, तीसरा आसन पेट के बल लेटकर कमर दर्द के लिए, जॉइंट पेन के लिए शलभासन। देख लिया जंघा के नीचे उनका रुख आसमान की तरफ, और दायां पैर वापस, बायां पैर उठाएं, ठीक है। शलभासन फर्स्ट पोज सेकंड के लिए। दोनों पैर, ये फर्स्ट पोज ही था, सेकंड के पैर, ठीक है। अब सेकंड पोज शलभासन सेकंड पोज। दायां हाथ उठेगा, बायां पैर, सीना भी उठेगा,
यस। फिर आपका दायां हाथ कमर के ऊपर, बायां हाथ सीधा, बायां हाथ दायां पैर सीना झुकेगा। तलावासन सेकंड पोज। तलावासन थर्ड पोज। अपने हिप्स पर, अपने जो नितंब है उन पर अपने हाथों को बांधे और एड़ी पंजे मिले हुए आप अपने स्पाइन को, रीढ़ को ऊपर से एक्सरसाइज करें। तलावासन थर्ड पोज में आपने अपनी रीढ़ को ऊपर से किया और अभी सलवासन सेकंड पोज में आपने रीढ़ को दोनों तरफ से किया था और सलवासन फर्स्ट पोज में अपनी रीढ़ को नीचे से एक्सरसाइज किया। अद्भुत लाभ करता है साइटिका पेन में। ये सलवासन ऐसा आसन है जो अपनी रीढ़ को हर पोज में कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी दोनों साइड से एक्सरसाइज करता है। देखिए ओम जी मैम, सांस जब ऊपर हो तो छोड़ के हो, श्वास भरना है जब ऊपर लेंगे। जब शक्ति लगती है श्वास लेने का एक ही नियम है, जब शक्ति लग रही है किसी चीज में तो भर लीजिए, जब शक्ति हमारी नहीं लग रही है तो छोड़ दीजिए। श्वास लेने का एक ही नियम है, जब आप आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर कर देते हैं, जब पीछे जाते हैं तो श्वास भर लेते हैं। ठीक है, इसमें जब हम उठते हैं तो शक्ति लग रही है ना, दोनों चीजें याद रखेंगे। श्वास लेने में शक्ति लग रही है, श्वास भर लेंगे। शक्ति छोड़ रही है मतलब अब नहीं लग रही, छोड़ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं तो छोड़ दे। ठीक है, या आपके सलवासन के थर्ड पोज में। और चौथा, अगर जो मैं बता रही हूँ ना कमर दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, स्पाइनल, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बस आपको ये पैकेज याद रखना कि ये करना है, यही बताना। धनुरासन में एक सावधानी याद रखेंगे कि धनुरासन जिन भाई बहनों को ज्यादा दर्द है उनको नहीं करना। ठीक है, और जिनको नहीं है आराम से, जिनको थोड़ा बहुत है वो जरूर करें धनुरासन। बाई करवट लेते हुए, बाही करवट लेते हुए लेटे रहे। कमर दर्द, कंधों का दर्द आपको जो होता है वो गलत तरीके से बैठने से, लेटने से होता है ना। गलत तरीके से सोने से स्पाइनल कोड में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग वो टेढ़े मेढ़े अजीब उल्टे पुल्टे सोते हैं, कोई ऐसे सो रहा है, कोई ऐसे सो रहा है, कोई यूं सो रहा है, अजीब अजीब सी एक्टिविटी बना। आपको सोने का तरीका सही आना चाहिए। देखिए सोने का तरीका हमारे कमर दर्द स्पेशल, जॉइंट पेन स्पेशल विशेष पैकेज आपका चल रहा है। आपको तरीके से सीख के यहाँ से जाना है। ऐसे घुटने पे घुटना, पंजे घुटने, ये अंगूठे पे अंगूठा, पंजे बिल्कुल, और हल्का सा मोड़ेंगे पैरों को। आपका बायां हाथ सीधा जाएगा ऐसे, दाएं हाथ को आप रखते ऐसे। देखिए कितना रिलैक्स, कितना आराम। जब रात को आपको सोना, अभी गर्मी का समय है, रात के सोने की पोजीशन बता रही हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, आपने ऐसे सोना। आपका सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, आपकी पिंगला नाड़ी चलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। इस तरह से गर्मी के समय में आप जिनको हाई बीपी है उनको इस तरह से कभी नहीं सुनिए, उनको हमेशा पोजीशन पलट लेनी है ऐसे। हाई बीपी वाले, और अभी दिन के समय में गर्मी बहुत है, सूर्यदेव ऊपर होते हैं, एकदम ताप बढ़ा हुआ होता है, तो गर्मी के समय में आपको अपना चंद्र स्वर चलाना, तो आपको दाई करवट और दाया हाथ। आपने पैरों की पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं मोड़नी, बस हल्के से ऐसे, और आपका चंद्र स्वर, ठंडी नाड़ी, कीड़ा नाड़ी, ये हमारे शरीर में शीतलता बताता है। ये हमारे शरीर में ये कीड़ा नाड़ी है, ये हमारे चंद्र को
इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं, हिंदी नाड़ी। ठीक है, गर्मी के समय में, दिन के समय में जब भी आपको सोना, तो आपको दाई करवट सोना, रात में जब भी सोना बाई करवट सोना, लेकिन हाई बीपी वालों को बाई करवट में सोना, दाई सोना, ताकि उनका चंद्र स्वर चले और उनका बीपी नॉर्मल है। लो बीपी वालों को हमेशा बाई करवट सोना, ताकि उनका सूर्य स्वर चले, उनकी पिंगला नाड़ी चले, गर्मी बॉडी में मिले, तब बीपी चले। आज चलिए, बाई करवट हमने लेकर आपको लेटने का तरीका बताया था, इसलिए थोड़ा उठना पड़ा। कमर पर केवल लेटकर 5 आसन। पहला, कमर दर्द स्पेशल, कमर दर्द विशेष, हड्डियों का, ज्वाइंट पेन, घुटनों के दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, उनके पैकेज करना, बस संपूर्ण पैकेज है, इससे ज्यादा कुछ बनाइए। एक पाद उठाओ, दायां पैर उठाएंगे और नीचे, एक एक पैर से बैलेंस बनाकर करेंगे। सांस भरते उठाए, सांस छोड़ते वापस, फिर दूसरा, सांस भरे उठाए, छोड़ दो, सांस भरने उठाए, छोड़। ठीक है, ये एक पाद उत्तान। कमर दर्द वालों को कभी भी कोई क्रिया दोनों पैरों से नहीं करनी। कमर दर्द वालों को हमेशा ध्यान रखना एक एक पैर से। ये एक पाद उत्तान आसन है, इसको कमर दर्द वालों को जरूर करना। पहला आसन, ठीक है। दूसरा आसन, कंधर आसन, ये सेतु बंध है। आपने अपने घुटनों को मोड़कर एड़ी पकड़ना, श्वास भरते हुए ऊपर, यूट्रस ओवरी के लिए ये अद्भुत लाभ करता है। यूट्रस ओवरी के लिए कोई सवाल पूछ रहे थे कल कि यूट्रस ओवरी में अगर दिक्कत है, सिस्ट है और मासिक धर्म की अनियमितता है, उसके लिए ये बार बार करें। किस बार करें? सेतु बंद। कमर दर्द अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ना उठे, बस इतना उठे और श्वास भरे, उठे, श्वास छोड़े। जी, ये था हमारा दूसरा आसन, कंधर आसन या सेतु बंद। तीसरा आसन कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए अद्भुत। कोई बहन डिस्क प्रॉब्लम से कल कुछ पूछ रही थी, तो जरा वो आज ध्यान भी कर ले अपने आसन। देखिए, डिस्क प्रॉब्लम है तो कंधर बहुत ज्यादा नहीं करना नीचा, बस आराम से यूं करना और रह जाना, क्योंकि कंधर डिस्क प्रॉब्लम वाले कंधर करें तो, लेकिन बहुत ऊंचा ना जाए। कमर दर्द वाले भी बहुत ऊंचा ना लेके जाए। ठीक है, कटी उत्तान की तरह करें। तीसरा आसन कटी उत्तान आसन, ये देखिए तीसरा विशेष आसन कमर दर्द के लिए कटी उत्तान। कटी कमर को बीच से, लंबा रीजन आपका ये उठेगा बस, है ना, और थोड़ा सा ऐसे बस, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास करते हुए ऐसे बीच वाला को, बीच रीढ़ को उठा रहे हैं अपनी, ऐसे एक कल। ये था हमारा कटी उत्तान। कटी कमर, उत्तान उठाना है कमर। तीसरा आसन, ठीक है। चौथा आसन, पैर खोल दीजिए। पहला आसन था एक पाद उत्तान, दूसरा आसन था कंधर आसन, सेतु बंद। तीसरा आसन था कटी उत्तान, कमर को बीच से हल्का सा उठाना, श्वास भरते हुए रखना। जिनकी डिस्क स्लिप हो रखी है उनके लिए कटी उत्तान बेहद लाभदायक, बेहद लाभदायक। ठीक है। तीसरा आसन अर्ध पवन में, हाथ पूरे पीछे, तरीके होते हैं आसन के ना। हाथ पीछे ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और श्वास भरते ही आपको अपना पैर का इतना मोड़ना, ग्रिप बनानी हाथ से और ऐसे रखना। ये है अर्ध पवन। और श्वास छोड़ते हुए आप श्वास को छोड़ रहे हैं, यानी पवन को मुक्त कर रहे हैं, अपने को अपने सीने से लगा ऐसे वापस।
फिर से श्वास भरते हुए पीछे हाथ ले गए और श्वास भरते हुए ही अपने ग्रिप बनाई दूसरे पैर की। ये अर्ध पवन मुक्त है। पूर्ण पवन मुक्त में गर्दन उठानी होती है और नाक लगानी होती है घुटने से, लेकिन हमारा कमर दर्द विशेष, बाकी कमर दर्द विशेष करता है आज, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान, ये सोचना ही नहीं दर्द वालों को कि हम ये कर सकते हैं, नहीं, यही कर सकते हैं, ऐसा सोच के सीखे और ध्यान दें। तो ये छोड़े, श्वास भरे और दबाते हुए छोड़ दे श्वास। आपकी पवन सारी मुक्त हो गई है और रीढ़ देखिए, साइड से रीढ़ का सेटिंग एकदम अपनी जगह पे सेट हो जाए। ये अर्ध पवन, ये चौथा आसन आपका अर्ध पवन, ठीक है। अब पांचवा आसन आपका है पाद आसन, कमर दर्द के। इसमें क्या करना आपने, देखिए हमारे ईश्वर ने ना, भगवान जी ने सारी नस नाड़ियों की जो मुख्य केंद्र है ना, सारे शरीर की नस नाड़ियों की गांठ जो है ना, वो नाभि पे बांध। तो ये जो हम उत्तान पाद करेंगे ना अभी, तो ये उत्तान पाद आसन हमारे बेसिकली नाभि के लिए और विशेष नस नाड़ियों के ही लिए है ना। तरीका देखिए, इतने में दो आवृत्ति हो जाती है। बहुत धीरे और डीप आपको बता रही हूँ, आपको सही तरीका सीखना है ना, इसीलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बिल्कुल भी लगे कि पहली टाइम कराया और बस फटाफट करा दिया, हमारे तो पल्ले कुछ पढ़ाई नहीं, सर से ऊपर सीख। मेरी समझ में एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत धीरे में बता रही। उत्तान पाद आसन, ये पहले एक पैर को उठाएं, श्वास भरें और आप अपने श्वास को थोड़ा रोक के रखेंगे, अपनी नाभि पर थोड़ा सा जोर लगाए, नीचे की तरफ को पेट दबा, वापस इसमें 30 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा उठाए, ज्यादा नहीं उठाना आपको। अब उत्तान पाद दोनों पैरों से, ठीक है। आप अपने हाथ जो है वो रीढ़ के नीचे रख लें, बस थोड़ा सा एक बार जैसा आपको, देखो पैर बहुत कम उठते हैं, पंजे टाइट, सांस भरे और नाभि पर खिंचाव पूरा दबा, वापस। क्या आपका उत्तान पाद, कमर दर्द। अगर ज्यादा कमर दर्द है तो दोनों पैरों से ना करें, कम कमर दर्द है तो दोनों पैरों से भी इसको करें, ठीक। चलिए छठा आसन, अद्भुत रामबाण आसन में कमर दर्द, सर्वाइकल, साइड का फैट, पेट के पाचन क्रिया, मतलब पेट के रोग सबके लिए होगा। देखिए जो मैं आसन करा रही हूँ इसमें विशेष लाभ तो रीढ़ के लिए है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए है, लेकिन इसके और भी अनगिनत लाभ है, क्योंकि हम मुख्य फायदा आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़े बहुत सारे इससे लाभ होते हैं। ये है आपका मरकट आसन, रामबाण आसन है कमर दर्द के लिए। पहले दिन से ही फायदा होता है, अपने घुटनों को आपस में मिलाएं, पंजों को भी मिलाएं और दाएं तरफ घुटने, बाएं तरफ गर्दन जाए। पूरा खिंचाव, पूरा दबाव, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, जंघाए से जंघा, और दायां घुटना आपका नीचे है, बायां घुटना दाएं घुटने को दबाएगा, ऊपर वाला घुटना नीचे वाले घुटने को दबाएगा, पंजे से पंजा दबेगा। जितना दबाव उतना लाभ, साइंटिफिक आसन, साइंटिफिक लाभ, जबरदस्त लाभ रीढ़ के लिए, साइड के फैट के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, बहुत जबरदस्त। आपके लीवर, किडनी सबके लिए, यूट्रस, ओवरी आ जाए। श्वास देखिए भरते हैं श्वास इसमें और बाद में श्वास नॉर्मल कर देते इस तरह से, गर्दन भी पूरा तौलिए की भांति आपने निचोड़ दिया। फिर पैरों में थोड़ा गैप, सेकंड पोज, मरकट आसन सेकंड पोज, पैरों में एक डेढ़ का फासला। ये बड़ा इफेक्टिव पोज है। देखिए आपने अपने बाएं घुटने से दाएं पंजे को ऐसे दबाया, जितना दबाव उतना लाभ, जितना दबाव उतना प्रभाव।
जितना दबाव उतना इफेक्टिव, आप जितना दबाएंगे उतना ही आपको रीढ़ को एक्सरसाइज मिलेगा। ऐसे साइड से आपने पूरा शरीर इस तरह से बिछा दे, शरीर को बिल्कुल नीचे और दबाव पूरा वहां से भरे, बाद में नॉर्मल वहां से छोड़ते हुए पीछे फिर से इस तरह से जितना दबाव उतना लाभ। जी, फिर था मरकट आसन सेकंड। फिर जो जिनकी डिस्क स्लिप हो रखी है वो इसे आराम आराम से करें, कड़ी उतान करें, एक एक पैर से उतान पात करें, ये सब करेंगे। आपकी रीढ़ की प्रॉब्लम धीरे धीरे, बस जिस आसन में जोर पड़ रहा हो और वो ना करें, चाहे वो जबरदस्ती के लिए मैं करा रही हूँ, लेकिन जिसमें आपको जोर पड़े वो जिनकी स्लिप है वो ना करें। ठीक है। तीसरा आसन मरकट आसन, थर्ड पोज। अपने पैर को 90 डिग्री पर ऊपर और बाईं तरफ लेके आएंगे, हाथ से पकड़ ले, दाएं तरफ गर्दन, बाएं तरफ पैर। इसमें खास बात ये है कि नीचे वाला जो पंजा है वो तान के रखिए। खास बात ये है कि नीचे वाले पैर को जितना टाइट, अगर आपने छोड़ देते यानी आपका एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा, आपको रीढ़ को आपके एक्सरसाइज नहीं मिल रही है। आपने जैसी टाइट किया दोनों पंजे देखिए, आप जहाँ आना चाहिए वहां आ जाएगा। 90 डिग्री पर वापस पैर को और श्वास छोड़ दीजिए डाउन। फिर दूसरा पैर पूरा 90 डिग्री पर दूसरे पैर के पास ले जाए, पंजों को दोनों को टाइट, ध्यान रखना दोनों पंजों को टाइट, और आपने अपने गर्दन की पेट, श्वास भरी, बाद में श्वास लौट। इन 90 डिग्री पर लाएंगे और श्वास छोड़ देंगे वापस। जी, ये आपके हुए 14 आसन। विशेष टेक्निक कमर दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, कंधों में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, आपके घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आपकी कलाइयों का दर्द, उंगलियों का दर्द, ओवरऑल बॉडी की संपूर्ण पैकेज। कल सर से लेकर पैर तक के सभी व्यायाम, आज आपके सभी आसन हो गए हैं, कुछ बाकी नहीं बचा। सब आसन करेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप, हाथों में भी थोड़ा गैप, हाथ थोड़ा खुली पर शरीर से आसमान की तरफ आपका हथेलियां खुली हुई होंगी। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़े, श्वास लेते जाए, छोड़ते जाए। आपने श्वास से भरनी है, लेनी है, और मन की आंखों से अपने प्रत्येक अंग को निहारना है और अपने मन में यह विचार करना है कि मेरे शरीर में पूरी ऊर्जा का संचार हो रहा है, मेरी सारी व्याधियां मिट रही है और मेरे सभी अंग स्वस्थ है, सुलभ है। हमारे एक अंग सबल बन गए हैं, सुदृढ़ बन गए हैं, रक्त संचार नस नाड़ियों में पूरी तरह से रक्त का प्रभाव हो रहा है। भगवान का धन्यवाद करें, उन्होंने आपको सद्बुद्धि दी और आप यहाँ योग स्थान तक आए। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी और आप उनकी छत्र छाया में, उनके सानिध्य में योग आसन कर रहे हैं। भगवान का धन्यवाद पूरी पॉजिटिव ऊर्जा तक के साथ करते हुए पैरों के अंगों को स्वस्थाराम, पिंडलियां स्वस्थाराम, जंघाएं स्वस्थाराम, घुटने स्वस्थाराम, आपका पेट स्वस्थाराम, सीना स्वस्थाराम, पैर के हाथ पांच में स्वस्थाराम, 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 सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक पूरा शरीर स्वस्थाराम में है। आपका सर आराम में है, सीना आराम में, आपका बाजू में स्वस्थाराम, पेट स्वस्थाराम, जंघाएं स्वस्थाराम, स्वस्थाराम, पिंडलियां स्वस्थाराम, भगवान का धन्यवाद करते हुए शरीर की हलचल करेंगे और गर्म गर्म के लिए उसके अपने आप को लगाते हुए पारी करेंगे। हाँ,
ओम जी। ओम। मैम जो आपने बैठ कर 3 आसन बताए थे, इनका एक बार नाम बता देंगे? अर्धचंद्र, अर्धोष्ठ, पूर्णोष्ठ। आज्ञा चक्र, अर्धचंद्र, चंद्रमा, आधा चंद्र, आधा चंद्रमा, अर्धचंद्र। ऊंट, आधा ऊंट, हाँ जी, पूर्ण ऊंट, पूर्ण ऊंट। ठीक है, ठीक है मैम। ये अस्थमा एलर्जी के लिए आपके, ओम जी, ओम जी। थायराइड के लिए, स्पाइन ओम जी। कोड के जितने भी जी। मैम ये कमर के बल वाले भी एक बार बता दीजिएगा। सारे कमर के दर्द के हैं, नाम बता दीजिएगा एक बार। कमर के बल लेट करके। जी जी। जी, एक बार सारे रिपीट कर देती हूँ। बैठ करके 3 आसन किए थे, अर्ध पूर्ण। ठीक है, ये आपके स्पाइनल कोड की और सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, कमर दर्द, कंधों के दर्द, ओवरऑल बॉडी की कहीं भी पेन है, प्लस अस्थमा और थायराइड वालों के लिए विशेष आसन है। पेट के बल लेट करके थे 4, वो आपके 12 आसनों में से भी है। पेट के बल लेट कर उसमें 3। ठीक है, पहला है मकर, दूसरा है भुजंग, तीसरा है सलाब, चौथा है दंड। आसन लगाते जाए बार। ठीक है, कमर के बल लेट करके थे, पहला एक पाद उत्तान, दूसरा कंधर आसन, तीसरा कटी उत्तान आसन, चौथा अर्ध पवन मुक्त आसन, पांचवा उत्तान पाद आसन, पांचवा उत्तान पाद था जिसमें एक बार इस पैरों को उठाया था, एक पैर से और दोनों से। छठा छठा कौन सा था? मर्कट आसन। मर्कट आसन, बहुत जबरदस्त आसन है ना? धन्यवाद मैम। जी, इसमें आपके जो 12 आसन दैनंदिनी कोर्स में है, आपके जो प्रैक्टिकल में आएंगे उसमें से भी बहुत सारे आसन रिपीट हुए हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है, सीखना है इसी तरह से। और एक आसन हमने किया था इसमें, वो ऑप्शनल था, वो कोई जो कर सकते हो वो करे, चक्रासन। ठीक है, इस तरह से 14 आसन। चक्रासन, चक्रासन कर सकते हैं हमारे जवान बच्चे, ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है इसका, अच्छे से कर लेती थी अंकिता। हाँ। और भी बहनें हमारी कर रही थी, कोशिश तो कर रही थी, है ना? करते हुए हम उसका देख नहीं पाते, बैठ के जो चीजें कराते हैं हम आपको अच्छे से देख पाते हैं। तो कम उम्र के बच्चे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से इसे कर सकते हैं ना। ये सामने क्या नाम है इस बच्चे का? ब्लू टी शर्ट। कभी किया करो, तुम करते कम हो, हैं? कोशिश करो, आप सब कुछ कर सकते हो। बाकी सारे भाई बहन बहुत अच्छा सा वैसे कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन अब बहुत प्रैक्टिस में चीजें आ गई हैं, तो मोस्टली सभी कर ही ले रहे हैं। अब आगे चलेंगे। कल हमने अपना आयुर्वेद का हमारा कोर्स रह गया है अभी, तो उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। आज आयुर्वेद और देखते हैं उसके साथ में कितना औसत दर्शन आप आ सकता है वो करें। फिर आपको कल बताएंगे पूरा एक बहुत खास चीजों को लेकर, कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद के जो मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ बताया था, तो उन क्वेश्चनों को याद रखना, उनके आंसर आप याद रखना, वो आपके इसमें आ सकते हैं, रिटन वर्क में भी वो चीजें आ सकती हैं। जैसे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति कितने प्रकार बताइए, कितने प्रकार है, आयुर्वेद की विषय क्षेत्र बताइए, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति की विशेषता बताइए। ये सब करते हुए मैं क्वेश्चन लिखवाते हुए आपको आंसर इनके बता रही थी, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद में हम आ गए थे। आयुर्वेद का मतलब तो आपको बताइए, आयुष प्लस वेद, आयुष जीवन, वेद ज्ञान, जीवन जीने की कला। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन लंबे समय तक कैसे जिया जाए। आयुर्वेद के नियमों का पालन यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारों को बीमारी से बचाना। योग का भी वही प्रयोजन है। दोनों में घनिष्ठ मित्रता।
योग करेंगे, आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा, दूसरा दोस्त ना नाराज हो जाएगा। तो दोनों को पकड़ के रखना एक साथ, एक को इधर बैठाना है, दूसरे को इधर बैठाना, बीच में आप बैठे, देखिए कैसे नहीं लाभ होगा। एक ही एनर्जी इधर से मिलेगी, दूसरे की एनर्जी इधर से मिलेगी और दूसरी एनर्जी आपके अंदर समाविष्ट हो जाएगी और आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे। योग को पकड़ के रखिए इधर से और आयुर्वेद को पकड़ के रखिए इधर से, और फिर देखिए जीने का आनंद आ जाएगा। स्वस्थ जीवन जब जिया जाता है तो अच्छी चीजें, खुशियां, हर खुशी आप अपने जीवन में पाते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन सुंदर रहेगा। घर में एक व्यक्ति को बीमारी होती है, सारा घर उसी में लग जाता है। कोई चीज अच्छी सोच नहीं पाते, आप सोच पाते हैं क्या? एक व्यक्ति आपका प्रियजन कोई बीमार है तो आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे क्या? नहीं सोच पाते ना। भगवान में भी मन नहीं लगेगा, बस भगवान जी से भी यही कहते रहेंगे कि भगवान जी उनको ठीक रखिए, रोते रहेंगे बैठ के उनके सामने, समझा ना? तो वो स्टेज ना आए। भगवान के कि भगवान मुझे अपने चरणों में, अपनी पूजा में मेरा ध्यान लगवाइए और मेरे शरीर, मेरे परिवार को स्वस्थ और दीर्घायु ऐसे ही बनाए। बस ऐसे ही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, ठीक है? तो आयुर्वेद का नियम का पालन अपने जीवन में करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ है ही नहीं। और योग पकड़ के रख लीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। आप चिकित्सा पद्धति के प्रकार 3 है, 3 चिकित्सा पद्धति 3 प्रकार से इससे चिकित्सा होती है। इससे फल फूल पेड़ पौधों के द्वारा और जड़ी बूटियों के द्वारा। इसके जनक, इसके महर्षि, इसके पंडित है चरक। दूसरी शैलेश हिस्सा, इसके महर्षि पंडित विद्वान ज्ञाता थे महर्षि शुष्क। तीसरी चिकित्सा पद्धति खान पान के, जिसकी हम बात करें आज आगे की, ठीक है? उसके पंडित के, उसके विद्वान के महर्षि बात करें। तो बागभट जी के अष्टांग हृदयम पर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 3500 साल पहले, उसमें लिखे थे 7000 सूत्र। दूसरी पुस्तक की अष्टांग संग्रह, पहली पुस्तक का अष्टांग योग, दोनों में मिलाकर 7000 सूत्र थे। और सूत्रों के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, स्वस्थ जीवन कैसे मिले, क्या खाएं कि स्वस्थ रहे, क्या ऐसा ना खाएं कि वह बीमार ना पड़े। तो हम पहले नियम को उनके आपको चर्चा कर चुके थे। उनका पहला नियम अष्टांग हृदयम के तो 7000 सूत्र थे। मैं आपको यहाँ 5 महीने बैठाऊंगी, 3 घंटे लूंगी, तब भी नहीं वो बता पाऊंगी आप, क्योंकि 7000 सूत्रों को डिटेलिंग बताना, और उसको आप छोड़ दीजिए। 10 नियम याद और 4 नियम भी अगर अपने जीवन में आपने फॉलो कर लिए तो गारंटी ये पुस्तक की आयुर्वेद देता है आपको कि स्वस्थ रहेंगे हमेशा। पहला नियम था अष्टांग हृदयम का कि भोजन अंत्य विसंवारी। बागभट जी ने कहा भोजन के बाद पानी विष के समान है, जो हमने सारा आपको डिटेल कर दिया। भोजन के बाद पानी विष के समान है, वो भी क्योंकि जठर अग्नि, क्योंकि जो हमारे शरीर में जठर अग्नि, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में आग जल गई है, कोई लपटें उठ रही हैं। जठर आग भी किसे बोलते हैं? वहां पर जो एसिड होता है, HCl एसिड, वो हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। और HCl एसिड हमारे पेट में होता है, जो कि जरूरी है ना, वो कम मात्रा में होना चाहिए। बस यदि वो बढ़ गया तो वो एसिड भयंकर बन जाता है और वो पेट में पहले घूमता है, पेट में एसिडिटी, खट्टी डकारी, जलन पैदा करता है, फिर निकल के बाहर आ जाता है, हमारे ब्लड को अम्लीय कर देता है। तो उसको शांत रखो, ऐसे होना तो कुछ चाहिए, वो नहीं होगा तो पचेगा ही नहीं कुछ। अब आग, जठर अग्नि का जो हमने नाम लिया है, उसमें ऐसा थोड़ी है। हमने उदाहरण दिया था कि देखिए, उदाहरण समझाने के लिए हमने आपको चीजें बोली थी कि जठर अग्नि है पेट में, वो भड़की रहती है, वो हमारी पाचन क्रिया का कार्य शुरू करती है, यानी कि HCl हमारे भोजन को पचाता है। और जब आपने पानी पी लिया तो वो घुल गया, पानी घुलनशील होता है, डाइल्यूट हो गया।
अब डाइल्यूट हो गया तो वो पाचन क्रिया का काम करेगा नहीं, यानी कि जठराग्नि जो है हमारी इंसेंस जो HCl है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो आपको पचने की जगह भोजन को वो धीरे 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 लो हो जाता है, उसमें पानी में घुल गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई, वो पाचन करेगा नहीं, आपका भोजन सड़ेगा। और सड़े भोजन से वायु पैदा विकार पैदा होगा, वायु, और वो वायु ऐसा आपके जीवन को आपकी जिंदगी को नरक बना देती है, वो पूरे पेट में घूमती है, पेट की 36 बीमारियां 40 बीमारियां फिर ब्लड में आती है, पूरा ब्लड अम्लीय है, लीवर में गया लीवर पे, किडनी में गया किडनी फेल, आपके हार्ट में गया हार्ट अटैक, ब्रेन में गया ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, यूट्रस में ओवरी में दिक्कत कर देता है, समझा जट कर नरक बना देता है। तो आपको क्या करना कि आपने भोजन के बाद पानी पीना रिक्वेस्ट है आपसे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना है पानी को भोजन के बाद 1 घंटे बाद कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे बाद 1 घंटे जरूर पीना, और पहले 40 मिनट पहले पीना, क्योंकि आपने पहले पानी पिया 40 मिनट लगते हैं मूत्रपिंड तक आने में, घूमता हुआ सफाई करता हुआ तो पानी जाएगा, जब भोजन करेंगे उसके बाद जब पास करेंगे सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एक बहन का सवाल अगले उसमें आएगा जो काफी बोलने जा रही हूँ कि वो ये कह रही थी, तो देखिए भोजन के साथ हमें कुछ चाहिए, सवाल आपका होना चाहिए कि लगता है हमें तो कुछ चाहिए तो क्या लें, तो आप जूस लें, दूध लें और छाछ लें। तो इनका समय निर्धारित मैंने पहले बताया था, समय निर्धारित है, सुबह जूस, दोपहर को छाछ और रात को दूध। वो क्यों? क्योंकि सुबह जो वायु का जो होता है ना, वायु का प्रभाव हमारा अंग मैंने बता देते, इसके रोग भी बता देते, 80 रोग वायु के, पित्त के 40 है, 28 आपके कफ के है ना, अंग आपके पैर के ऊपर से जंघा तक है, ये बात का पित्त का है, ये यहाँ तक जंघा से सीने तक और यहाँ तक कफ। ठीक है, आपको मैं क्या बताने जा रही थी कि सुबह वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है हमारी बॉडी में, और वायु को कौन शांत करता है? वायु को कौन शांत करता है? वायु, पत्ते उड़ रहे, धूल उड़ रही, वायु चलने शांत करता है कौन? पानी। हमें सुबह पानी की मात्रा, हम कहते हैं ना कि जैसे हाई बीपी होता है, जिनको हाई बीपी वालों को सुबह पानी पीना 4 से 5 गिलास, उनका बीपी शांत रहेगा। पेट में अम्लता है, ब्लड में अम्लता बढ़ी हुई है, सुबह वायु का प्रकोप है, वो पानी पिएंगे, उनका अम्ल शांत होगा और उनका बीपी शांत होगा। देखिए, आपका एक किसी बहन का सवाल था, जिसका भी था सुन ले, और जिसका बहन सवालों से क्या होता है कि आपके डाउट बहुत जरूरी है क्लियर होना। मुझे मैं कमेंट बॉक्स में देखती ही रहती हूँ, कल मैंने उसी में पढ़ लिया था और मैं आदमी के आंसर दे रही हूँ आपको, तो साथ साथ देती रहूंगी, आज फिर देखूंगी तो फिर उनके दे दूंगी आपको मैं आंसर बहुत जरूरी, क्योंकि एक व्यक्ति का उठा आंसर 10 के अंदर वही सवाल हो सकता है, तो 10 को जवाब मिल जाएगा, उनको जानकारी मिल जाएगी, सभी को जानकारी मिल जाएगी। उस बहन का सवाल था कि जब पानी तो पी नहीं सकते भोजन के साथ, तो जूस क्यों पी सकते हैं? जूस में भी तो पानी है। तो ये एग्जैक्टली ये सही सवाल है। इसका जवाब सुन लीजिए कि जब हम जूस पीते हैं सुबह, उसमें हमें जो बात रोग है वो प्रभावित होता है, उससे हमारा शरीर सुबह है ना, वायु बह रहा है, उसको शांत करने के लिए हमें पानी डालना, पानी का पेय पदार्थ ज्यादा लेने, पानी की मात्रा खा जाता है। अब पानी तो पी नहीं सकते भोजन के साथ, तो क्या लेंगे कि जूस लेंगे, क्योंकि देखिए मैंने कल भी बताया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उस जैसा, उसमें पानी तो है लेकिन गुण को आपको जूस का देंगे। और सुबह जूस का आयुर्वेद के हिसाब से जूस का सुबह जूस का समय है, जूस हमारे शरीर में सुबह डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन के साथ आप पानी न लेकर जूस ले तो एक पंथ दो काज गुण आपको जूस का मिलेगा, और ये पूरा भरपूर पौष्टिकता मिलेगी और आपका बात वो समझ में आ गया बहन जिनका सवाल था, और वो भी आ गया होगा। दूसरा, आज इसलिए लेते हैं क्योंकि पित्त प्रकृति हमारी बढ़ी रहती है, सूर्यदेव ऊपर रहते हैं, पित्त वाले रोग, पित्त हमारा उथल पुथल रहता है दोपहर, तो छाछ लेते हैं क्योंकि छाछ पित्त को शांत करता है, पेट की कलौजी को शांत करता है, उसमें हींग और अजवाइन का अगहर लगा ले, तड़का लगा ले और उसको भोजन के साथ ही ले, ठीक है, तो वो इटकने वाला मामला भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोपहर को हमारा समय ही छाछ का है, हमारे जो पेट एंजाइम बनता है ना, देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ कि कैसे लेंगे, क्यों ले लेते हैं, पानी तो नहीं ले सकते, जूस क्यों ले लिया, हमारे पेट में एंजाइम बनते रहते हैं,
तो सुबह हमारे पेट में बनता है एंजाइम जूस पचाने का, तो दोपहर को हमारे पेट में बनता है छाछ पचाने का एंजाइम, और रात में हमारे पेट में बनता है दूध पचाने का एंजाइम। तो जिन भी भाई बहनों का ये सवाल नहीं भी था वो भी सुन ले कि सुबह जूस क्यों पी सकते हैं खाने के बाद, क्योंकि एंजाइम उधर बन रहा है पेट में सुबह जूस पचाने का। दोपहर को छाछ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एंजाइम बना हुआ है उधर छाछ पचाने का, वो तो तुरंत पचा देगा क्योंकि भरपूर एंजाइम है उधर, और रात को बनता है दूध पचा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। दीदी क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा था श्वेता सक्सेना जी ने कि जो दूध है वो बैठ कर पीना चाहिए लेकिन पानी खड़े होकर क्यों। तो मैंने पानी हमेशा खड़े होकर पीते हैं, तो दूध हमेशा खड़े होकर पीते हैं, मैंने लिखा। तो जो है लिख के आ रहा है खड़े होकर क्यों पीना चाहिए और पानी बैठकर क्यों पीना चाहिए। ठीक, देखिए पानी को बैठने का तरीका, पानी को जो है अगर आपने पानी को कभी भी पीना है तो आपको इस पोजीशन में पीना, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना आपको कि आपके घुटने, अगर घुटनों में दर्द है तो आपके यहाँ पर घुटने बैंड ना, तो पानी हमेशा आपको बैठ कर इसलिए पीना क्योंकि आपके जो मुंह में लार है वो क्षारीय है, और पानी को घुट घुट करके जब आप लाल पदार्थ को, पानी को घुट घुट करके पेट में ले जाते हैं तो उससे आपका अम्ल शांत रहता है। ठीक है, और वो आपको तुरंत जैसे पानी को आपने अगर गड़गड़ करके पिया खड़े हो गए तो वो आपके किडनी में सीधा चला जाता है और वो फिर यूरिन के साथ बाहर निकल जाए। जितना बड़ी आंत उससे ले लेगी पानी वो ले लेगी, आपके पेट में वो पानी पूरी तरह से नहीं होता है, जाता है। तो पानी जब बैठ के आप लेते हैं, पीते हैं, तो जो लाल पदार्थ है आपके पेट में पानी के साथ जाएगा, वो फिर वहां पर अपना क्षारीय जो होती है लाल, वहां पूरा अपना काम करेगी, आपके अम्ल को शांत करेगी। उसके बाद फिर वो छोटी आंत भोजन के साथ फिर बड़ी आंत में वो तरीके से फिर जाएगा। पानी जब खड़े होकर आप पीते हैं तो वो डायरेक्टली आपके किडनी में चला जाता है। ठीक है ओम जी, मैं खड़े होकर ओम जी, ओम जी, मेरा ये सवाल प्रतिभा जी पूछिए। जो हम छाछ लेते हैं दोपहर में, तो ठंड में भी हम क्या ले सकते हैं? और जिनको एसिडिटी है उनको छाछ बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मुझे मतलब छाछ बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो फिर उसकी जगह क्या ले सकते हैं? आपको अम्ल है, पित्त अम्ल है, अम्लीय पित्त है और आपको छाछ नुकसान कर रहा है। आप उसमें छाछ में नॉर्मल छाछ, उसको ठंडा मत रखिए और उसमें आप हींग और अजवाइन का बघार लगाइए। अम्ल को तो शांत करता है छाछ, आपको नुकसान किसी दूसरे रीजन से कर रहा है। आपकी बॉडी में कुछ और भी दिक्कत होगा, आपको अस्थमा, एलर्जी, इस टाइप का। जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, ज्वाइंट्स पेन है, वो थोड़ा सा इसको बर्तन गर्म करके उसमें डाल करके और फिर भी तड़का लगा कर दो। ठीक है, अस्थमा वाले नाले, ज्वाइंट्स पेन वालों के लिए बता रही हूँ, वो भी छाछ को बर्तन नॉर्मल सा गर्म कर ले और हींग बघार लगाए वो ले। लेकिन पित्त वालों को छाछ नुकसान करता है, ये मैं आप ही से सुने। हो सकता है आपको कोई और भी बॉडी में दिक्कत आ रहा हो शरीर में, इस वजह से आपको छाछ नुकसान कर रहा हो। छाछ तो बॉडी को सही करता है और अम्ल को शांत करता है। छाछ नुकसान नहीं करता है, छाछ अस्थमा में नुकसान कर सकता है, एलर्जी, ठंडा, आदि जो ये कफ रोगी है, इनको दूध और ये दही से बना हुआ चीज छाछ ये नहीं लेना। वो मैं अभी आपको दर्शन में सारा बता दूँ। ठीक है जी जी। श्वेता सक्सेना जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम मैं पूछ रही थी कि खड़े होकर दूध पीने से क्या प्रॉफिट मिलता है? क्या दीदी खड़े होकर दूध पीने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है? कुमकुम दीदी आप म्यूट हो गए हो। कुमकुम दीदी अनम्यूट करिए। हाँ जी दीदी आप बोलिए। हाँ, मेरा म्यूट हो गया था।
फिर म्यूट हो गया दीदी। बताएं जी, बताएं, सवाल बताएं। सवाल है कि खड़े होकर दूध पीने से क्या लाभ है, क्या फायदे हैं? कि देखिए, बैठ कर जब हम दूध पीते हैं ना, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अगर आप खड़े होकर के पीते हैं, ऐसे इसमें अगर बैठ कर भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़े होकर के दूध पीना इसलिए जरूरी है कि वो डायरेक्ट आपके पेट में जाकर के पूरा जो उसका गति है, वो तीव्रता से आपको पौष्टिकता उसकी अच्छी तरीके से उसका जो पौष्टिक गुण है वो आपको अच्छे तरीके से मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। जी जी, शालिनी वर्मा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। कुमकुम दीदी आपका बार बार म्यूट हो रहा है। एक मिनट, शालिनी वर्मा जी बताएं, जल्दी बताएं। क्वेश्चन पूछिए। एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न में क्या क्या लें जिससे कि वो ना हो? एसिड रिफ्लक्स जो होता है, जो पूरा खाना बाहर निकल के आता है, पित्त येलो येलो, और उसके साथ हार्ट बर्न, जो चेस्ट में जो बहुत ज्यादा जलन होती है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो आपका जैसे भोजन बाहर निकल जाता है, पचता नहीं है। जी क्या कीर्ति बहन, इनका जरा सवाल दोबारा बताएं। दीदी है कि सवाल है कि जैसे पित्त जो बनता है वो नहीं मतलब क्यों बनता है, और जो सीने में जलन होने लगती है वो कैसे हार्ट में जो होने लगती है? मैं बताती हूँ। देखिए, जो सीने में जलन होने लगती है, जो हार्ट में जलन होने लगती है या पित्त करने लगता है, और आपका भोजन ऐसा लगता है कि उल्टी से हमारा बाहर आ रहा है, वो इसलिए, वही तो आयुर्वेद के नियमों का आपको पालन करना है। भोजन के बाद पानी नहीं पीना, भोजन से पहले 40 मिनट पीना। आपका अभी जब आप मुझे आगे अगर बढ़ने दोगे तो आपके जब भोजन खाने के तरीके, अभी तो पानी पीने का एक ही नियम बताया, सवाल बहुत सारे आ गए, ठीक है ना। तो पानी पीने का ही एक ही नियम चला था, दूसरे नियम पर आएंगे, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। ये जो आपका पित्त वाला है मामला, ये सारा आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़। ओम देखिए, मैं आगे सभी सवालों का जवाब आगे ओम दीदी। कुमकुम जी, प्रश्नों का हम समय रखेंगे, विषय रह जाएगा। तो अभी है ना, सभी साधकों से अनुरोध है कि प्रश्न अभी ना करें, आपको हम समय देंगे प्रश्न करने के लिए, आप तब प्रश्न कर लेना, ठीक है। विषय रह जाता है, और अपने प्रश्न आप लिखते जाएं, और जब हम 15 मिनट का समय दे देंगे कुमकुम जी आज। कुमकुम जी, हाँ, आज हम ऐसे करेंगे, 7:45 से इनको समय दे देते हैं 15 मिनट का प्रश्नों का, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब विषय हो जाएगा, तो सभी साधक प्लीज देखिए, जो आपके बीच में बहुत सारे प्रश्न में आगे आपका मेरे वाले हैं, उसी में आंसर आने वाले हैं। तो आप जरा धीरज से करने तो लगिए, आगे बढ़ने दीजिए थोड़ा सा आगे ना, है ना। जो आपके बीच में आए थे कि अभी खान पीन का बताएंगे, एक ही अभी नियम हुआ था, पानी का ही बताया था। पानी पहले नहीं पीना, पहले कब पीना, उसके साथ अगर पानी नहीं पी सकते तो क्या पीना, है ना। अब दूसरे नियम पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, आपने पानी को घूट घूट पीना। पानी को जब घूट घूट पीते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं? उससे क्या फायदे होते थे कि जो अभी बहन पूछ रही थी कि पित्त बढ़ता है, उनका पित्त शांत रहेगा, वो मैं चीज बता रही हूँ, उसको सुन लीजिए। जब हम पानी बैठ करके पीते हैं और पानी घूट घूट पीते हैं, तो पानी को जब हम घूट घूट पीते हैं तो वो हमारे, देखिए, हमारे मुंह में लार बनता है, और लार हमेशा बनता है, लार को बहुत ज्यादा बनता है। लार जो है क्षारीय है, पेट में अम्ल बनता रहता है, वो एसिडिक है ना, एसिडिक अम्ल। जब क्षार पदार्थ अम्ल से मिलेगा पानी के साथ, घुट घुट के से हम जब लार को पेट में लेके जाएंगे तो वो न्यूट्रल होता है। अब बात समझ रहे हो? घुट घुट पानी पीने से लार पदार्थ पेट में जाता है, पेट का अम्ल शांत होगा, और जिन बहनों को अम्ल बनता रहता है, एसिड होता रहता है, खट्टी लगारे आती रहती है,
उल्टी जैसा होता रहे, वो घूंट घूंट पानी से अपने पेट के अम्ल को शांत करें। रात को ब्रश करें ताकि लार सुबह फ्रेश मिले और आपके पेट में जो है, जो सुबह घूंट घूंट पानी लेंगे उससे आपके पेट में फ्रेश लार जाएगा जो क्षारीय है, और वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ा क्षारीय पदार्थ है लार, जो कि भगवान ने आपके मुंह में भरपूर के रखी है और रात को सबसे ज्यादा बनती है, ठीक है ना। तो आपको बस उसको घूट घूट करके पेट में लेकर जाना है। जो अम्ल जिनको ज्यादा बनता है वो बहन, और जो कल सवाल था जिस बहन का कि हमारे स्पाइन में दिक्कत है, हमें डॉक्टर ने मना किया, उनको कोई ये नहीं करना, बस अम्ल वालों को, एसिड जिनको ज्यादा रहता है उनको नॉर्मल पानी पीना और बाकी लोगों को गुनगुना। डिस्क प्रॉब्लम जिन बहन को है वो भी थोड़ा गुनगुना पानी ले और घूट घूट ले, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्योंकि आयुर्वेद डॉक्टर के पास आप वैद्य के पास आओगे, मेरे पास आओगे, मैं कुछ और बताऊंगी। आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे, एलोपैथिक डॉक्टर के पास वो कुछ और बताएंगे, होम्योपैथिक के पास जाओगे वो कुछ और बताएंगे। यदि आप एक आयुर्वेद वैद्य के पास बैठे हो अभी, तो उनका सुनिए और उनके नियमों का पालन कीजिए, और जो आयुर्वेद के नियमों का फॉलो करेंगे वो स्वस्थ रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो लार को आप इस अपने पेट में लेके जाएंगे, आपका अम्ल शांत रहेगा, पित्त शांत रहेगा। जब पेट में अम्ल बनेगा ही नहीं तो ब्लड में आएगा ही नहीं, ब्लड में अम्ल आएगा नहीं तो आपके शरीर निरोगी रहेगा, प्रत्येक अंग आपके स्वस्थ रहेंगे। अष्टांग क्रियम का दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम पर चलेंगे, अष्टांग क्रियम। बात भट्ट जी ने लिखा तीसरा नियम बहुत ही लाभदायक है। जिनको अम्ल बनता है, जिनको हाई बीपी की दिक्कत है, उनके लिए ध्यान से सुने। सुबह पानी 4 से 5 गिलास पीना और नाश्ते से पहले घूट घूट पीना। आप नाश्ते से पहले जब आप वॉक करने आते हैं तो यहाँ भी पानी कम से कम 2-3 गिलास पी के आते होंगे, घूट घूट फिर फ्रेश हो जाते हैं। इससे क्या फायदे होते हैं कि एक तो आपका अम्ल शांत रहेगा, आपके पेट में एसिड नहीं बनेगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। दूसरा, आपकी आंतें साफ होगी, पेट साफ होगा। आपकी आंतें साफ होंगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना, निरोगी रहेंगे। तो पानी को आपने 4 से 5 गिलास नाश्ते के पहले जरूर पीना। आपने माइंड में रख लेना, और चाय बिल्कुल नहीं पीना, दूध वाली तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि 1 कप तो मैं ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं, देखिए आपका माइंड जिस तरह से आपने सेट कर लिया तो वो पूरा यहाँ पर सेटिंग होता है, पूरा ब्लड, पूरा ऑर्गन्स वैसे ही काम करते हैं। आप एक बार सोचिए, तो आप पॉजिटिव सोचिए, आप सोचिए कि मुझे ये करना है। मैं आपको लिखित गारंटी देती हूँ कि जब आपने सोच लिया दृढ़ता पूर्वक कि मुझे ये करना है, तो आप करके रहेंगे बिल्कुल, और आपके ऑर्गन्स भी वैसे ही ढलते चले जाएंगे। क्योंकि ब्रेन सारे पूरे ऑर्गन्स को मास्टर जो पॉइंट है वो ब्रेन है ना, तो वहां से कंट्रोल करता है, आपकी सोच सब ठीक कर देंगे। तो आपने 4 से 5, तीसरा नियम था कि 4 से 5 गिलास पहले पानी पीना सुबह सुबह नाश्ते से, ठीक है। चौथा नियम अष्टांग क्रियम, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी कभी नहीं पीना, ठंडा पानी फ्रिज का कभी नहीं पीना। गांठ बांध लीजिए। अगर स्वस्थ रहना, संध्या स्वस्थ रखनी, ऑर्गन्स निरोगी रखने, क्लोटिंग नहीं जमाना, तो हमेशा निरोग रहना, निरोगी रहना, तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, त्याग दीजिए। क्योंकि ठंडा पानी अगर आपने पिया तो होता क्या है, देखिए उदाहरण में बताती सिंपल सा। होता क्या है कि जब आपने ठंडा पानी पिया तो आपके पेट में और पानी में, पेट में और पानी में लड़ाई शुरू हो जाती। साधारण भाषा में एक उदाहरण बता दूं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। आपने पानी में, पानी तो जाती तो सारी चीजें पेट में है ना, पानी पेट में गया, पानी ठंडा है और पेट गर्म है, ठीक है। तो पेट गर्म है, पानी ठंडा है। जैसे आपने पानी पिया, पेट में और पानी में लड़ाई हो गई। पानी तो कहेगा कि मैं पेट को ठंडा करूंगा और पेट कहेगा कि मैं पानी को गर्म करूंगा। तो आप देखिए कि पेट ने अगर पानी को गर्म कर दिया तब तो ठीक है, मामला आपके हित में है बात। लेकिन
यदि अगर कभी पानी में पेट को ठंडा कर दिया तो मामला गड़बड़ है। वहीं आपका शत्रु हो गया, वो पेट ठंडा हो गया, यानी पानी जीत गया, पेट ठंडा हो गया। पेट ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होने लगता है, और मस्तिष्क ठंडा होते ही आपका शरीर ठंडा होने लगता है। और ठंडे शरीर की तो कोई कीमत ही नहीं। ठंडे शरीर की कोई कीमत है क्या, बताइए आप? ठंडे शरीर की कोई कीमत नहीं है। जब ठंडा शरीर हो जाता है ना, तो आपको एक बात बता दूं कि आपका जो कोई कितना प्रियजन हो, वो अगर यहाँ लेटा है और ठंडा शरीर में लेटा है, तो बताएं क्या आप कहते हो कि जल्दी से लेके जाइए, बदबू करने लगेगा, स्मेल आ जाए। ठंडा शरीर होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। और उसका जो आपने इतने प्यार से अपना घर बनाया है ना, एक एक चीज, यहाँ में ये अलमीरा, यहाँ में ये शीशा और यहाँ वो, उसमें भी जगह नहीं रहती, और वो कहते हैं कि इन्हें लेके जाओ। तो मेरे भाइयों बहनों, आपसे मेरी नंबर रिक्वेस्ट है, तो ऐसा काम क्यों करना, ठंडा पानी क्यों पीना भाई, गुनगुना पानी पियो। एक तो मैं तो हमेशा 12 महीने गुनगुना पीती हूँ, हमेशा, मुझे पसंद ही नहीं ठंडा पानी, नॉर्मल भी नहीं पीती, गुनगुना ही पीती। अभी भी गर्मी का समय है, जब भी पीऊंगी गुनगुना। आपको अगर नहीं रहा जाता, आपने अपनी आदत ऐसी कर ली है, तो आप क्या करें, आप घड़ा मंगा ले मिट्टी का, घड़े में रख लो पानी को। अगर नहीं आपसे रहा जा रहा, आदत को थोड़ा चेंज कीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, ठीक है। भोजन पानी के साथ ये चीजें होंगी, पानी के सारे काम हो गए हैं। आपने पानी को बाद में पीना, खाने के जल्दी कब पीना, क्या साथ में पीना, और आपने सुबह 4 से 5 गिलास पानी पीना, आपने ठंडा पानी कभी नहीं पीना। अभी भोजन पर आए, 5वें नियम पर, पाक भाटी अष्टांग के नियम में क्या लिख के चले गए हैं, भोजन आपको 2 समय निर्धारित करना, भोजन का समय आपको 2 समय निर्धारित करना। देखिए हमारा जो जठर है ना, स्टमक, यहाँ पर ये जो है 2 समय कार्यरत। इसमें जो जठराग्नि है ना, वो हमने अभी HCl एसिड की बात की, वो 2 समय प्रज्वलित रहती है, वो है ना। वो 2 समय क्या है, एक तो सूर्य उदय जब होता है उसके 2.5 घंटे, और एक जब सूर्य अस्त होता है तो उसके 1 घंटा पहले। तो आपको अपने भोजन का समय निर्धारित करना, एक तो जब सूर्य उदय हुआ उसके 2.5 घंटे तक भरपूर भोजन थाली सजा के करें। उसमें आपका प्रोटीन भी हो, अंकुरित भी हो, ठीक है। उसमें आपका जो है ओट्स, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ओट्स में सम वेजिटेबल, बहुत सारा वेजिटेबल डाल करके थोड़ा उसका चीला बना लीजिए, ठीक है ना। फिर एक जूस, बढ़िया सा कोई जूस ले लीजिए भर के गिलास में, उसको जूस को रख लीजिए, अंकुरित रख लीजिए। आप ओट्स में वेजिटेबल डाल के रख लीजिए। अगर एग खाते हैं तो उसका व्हाइट पार्ट 6 या 4 एग का व्हाइट पार्ट ले लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको कैल्शियम और प्रोटीन युक्त चीजें सुबह में ले लेनी है। जब सूर्य उदय हुआ यानी 8:30 बजे तक आप ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक भोजन करेंगे। देखिए आपके ऑर्गन्स को सारा पौष्टिकता मिलेगी और आपके पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। दोपहर में जब भूख लगेगी तो वही तुम 12 बजे से 1 बजे के बीच में अपना भोजन रखना, और वो भोजन में आपकी हरी सब्जी हो, थोड़ी दाल हो, प्रोटीन युक्त दाल हो, है ना। और प्रोटीन ही होता है दालों में, वो दाल हो, थोड़े राइस और दूध आपकी, वो भी मल्टीग्रेन, ठीक है, मल्टीग्रेन 9 अनाज या 4 अनाज या 3 अनाज का मिक्स आटा, फाइबर है ना, वो आपका। उसमें आपका दलिया भी एक मल्टीग्रेन दलिया भी ले सकते हैं। फिर शाम को आपने अगर भरपेट थाली सजा के फिर से अगर भोजन करना तो 5:20 तक, अगर 6 बजे सूर्य अस्त हो रहा है तो 5:20 तक आपने पूरा भोजन करना है ना। उसमें आपने जो भी खाना, शाम को 5:20 तक अगर आपने भोजन करना तो उसमें आप सब्जी रोटी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन यदि आपने सूर्यास्त के बाद भोजन करना तो उसमें क्या करना, आपने लिक्विड फॉर्म में लेना, सूप लेना, दलिया पतला पतला लेना,
ठीक है, 7 बजे तक का बता रही हूँ मैं, 6 बजे से 7 बजे बीच में अगर ले रहे हैं, सूर्यास्त होने के 1 घंटे का लेना है तो उसमें चलो नमक ले सकते हैं आप, लेकिन वो फॉर्म में बॉइल्ड सब्जी लेना, मैश करके बॉइल्ड सब्जी लेना, उसमें आपने दलिया ले लेना और आपने उसमें सूप ले लेना, ठीक है। अगर आपने 7 बजे के बाद किया तो खबरदार आपने नमक नहीं लेना और भोजन नहीं लेना। भोजन की मात्रा उसमें वो आपके प्रोटीन वाला कुछ नहीं जाए, शाम को सब्जी भी जाए तो भी वो बिना नमक का सूख जाए, बिना नमक के 7 बजे के बाद नमक। देखिए, स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद के नियमों को पकड़ कर रखिए। और मैं बता रही हूँ आपको, 7 दिन के अंदर अंदर ना आपका जीवन बदल जाए, आपकी दिनचर्या बदलते ही आपका पूरा जीवन बदल जाए, ठीक है। तो भोजन का समय निर्धारित करना, भोजन का समय आपने जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से पूछना। एक चीज और ध्यान रखना, फल कभी भी भोजन के साथ नहीं लेना, क्योंकि देखिए जो हमारे पेट में अग्नि होती है ना, वो होता क्या है, 2 नुकसान है इससे। आपने फल देखिए, पता तो होता नहीं है आपको, और बस खाने से मतलब है ना, कि चलो भोजन के साथ फल भी ले लो, हमें और ताकत मिलेगी। कुछ ताकत नहीं मिल रही है, गड़बड़ हो रहा है मामला। क्या गड़बड़ हो रहा है, सुन लीजिए, 2 बड़े भारी गड़बड़ हो रहे हैं। एक तो कि जब भोजन खाते हैं ना तो उसको पचाने के लिए हमारी अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है ना, तो वहां पर भोजन को पचाने के लिए तेज अग्नि की जरूरत है और फल पचाने के लिए धीमी अग्नि की जरूरत है। आपने जो भोजन के साथ फल खाया तो वो क्या हुआ, अग्नि तो भड़की हुई है, तो आपने भोजन तो आपका पच गया, लेकिन वो जो फल थे ना वो जल गए। अब वो जले हुए तो बहन पूछ रही थी ना, लेकिन सवाल आप बाद में रखेंगे, आसन और प्राणायाम करते हुए जो सवाल बीच में होते हैं ना, वो तो चलो हम ठीक बता देते हैं उस समय कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन जो ये वाले सवाल है ना, इनके जवाब आपको मेरे आयुर्वेद में और औषध दर्शन में सब मिल जाएंगे। उसके बाद भी कोई सवाल रहेगा तो वो बाद में आप मुझसे पूछ लेंगे, है ना। आसन और प्राणायाम के समय ये चीज जरूरी होती है, क्योंकि आप तरीका सीख रहे होते हैं, उसी वक्त हम आपको सही कराएं, है ना। लेकिन थ्योरी में आयुर्वेद हम सिखा रहे हैं, औषध दर्शन सिखा रहे हैं, तो हम जो आगे बताने वाले हैं उसमें सब सवालों के जवाब मिल जाए। एसिड जो बहन को बन रहा है ना, तो वो कुछ गड़बड़ कर रही है, तो या तो सैलेड साथ में ले रही है, सैलेड में भी यही मामला है कि अगर सैलेड साथ में लिया तो वो भी जला पड़ा है, उधर भोजन पच गया, वो जल गया, अब वो बचे हुए भोजन को भी कर देगा, तो क्या होगा, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, पेट साफ नहीं होगा। तो कभी भी आप गांठ बांध लीजिए, फैशन नहीं है ये। बागवत जी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख के चले गए हैं कि 45 मिनट पहले फल लो, या तो फल का सैलेड लो, फ्रूट सैलेड, या तो फिर सैलेड खीरे टमाटर इंसान, एक तरह का कुछ 45 मिनट पहले ले लो, ठीक है ना। आप वो खा लो और उसके बाद आप 40 मिनट बाद आप अपना 45 मिनट बाद भोजन कर सकते, ठीक है। उसको साथ कभी नहीं लेना, एक तो पैसा नुकसान होगा, एसिड बनेगा, और उसका लाभ आपको होगा नहीं, सारे नुकसान ही नुकसान है, आपके मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में भी, ठीक है। तो ये कभी नहीं करना। अच्छा आगे चले, फटाफट चलते हैं, समय भाग रहा है, सही समय की फटाफट भागी जा रही है। भोजन का कैसे करें, भोजन को पृथ्वी पर बैठकर करें। पूरब दिशाएं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। हमेशा भोजन को पूरब या उत्तर की तरफ बैठ कर करें और पृथ्वी पर बैठ कर करें, क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी पर बैठकर ही क्यों करें, तो पृथ्वी पर बैठ कर इसलिए करें कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जब हमारी नाभि पर पड़ता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, हमारी पाचन क्रिया को वो सही कर देता है। तो जो बहनों को एसिड बनता है, जिनका भोजन पचता नहीं है, उनका भोजन पचन करेगा। तो भोजन को पृथ्वी पर बैठ कर करें। पहले ऋषि मुनि हमारे सब ऐसे ही करते थे, आप भी ऐसे ही कीजिए। बाहर की चप्पल बाहर रखिए, अंदर की चप्पल अंदर। वो गंदी आदत है कि बाहर के जूते गंदे, बाहर से नाक सब कितना गंदगी लपेट के और अंदर तक लेके चले जाते हैं। ये आदत सुधार लीजिए, बाहर की चप्पल बाहर, अंदर बिल्कुल साफ रहे, अंदर की चप्पल अंदर। और अगर गर्मी का समय है तो चप्पल ना भी पहने चलेगा, पोछा लगा हुआ फिनाइल का साफ है, वहां नीचे बैठ जाइए तसल्ली से। आपको आदत अपनी कुछ बदलनी पड़ेगी, नियमों को, बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। जैसे उन्हें संस्कार देंगे बच्चों को, आपके बच्चे भी अपने बच्चों को संस्कार देंगे। तो आपको पहले संस्कार तो आए,
आप तो पहले बचपन के होकर बचपन सीखिए, आप तो सीख ही नहीं रहे, आयुर्वेद को याद ही नहीं किया कभी, कहाँ है आयुर्वेद, ठीक है ना। तो आप भोजन को पृथ्वी पर बैठ कर भोजन चबा चबा के, जैसे 25 बार एक निकाले को चबाएं, उससे चबा हुआ भोजन जब आपके पेट में जाएगा तो आपके पेट को कम वर्क करना पड़ेगा, आंतों को कम वर्क करना पड़ेगा और अच्छे से वो आपके पौष्टिक तत्व उतनी ही कम समय में जल्दी से हमारी बॉडी में पाचन होगा और ऑर्गेन्स मिलेगा, ठीक है। एक बात और भोजन के लिए है बहुत जरूरी, भोजन हम जब करते हैं तो हमें सुबह के भोजन के बाद हमें आपको वर्क करना होता है, हमें काम करना होता है क्योंकि हमारा बीपी लो रहता है। दोपहर के भोजन के बाद हमें आराम करना चाहिए क्योंकि बीपी हमारा हाई रहता है, उसे हमें 15 मिनट बाद भोजन किया, उसके बाद अपना थोड़ा बर्तन वर्तन साफ किए, थोड़ा किचन सेट किया, काम कर लीजिए। और फैशन नहीं है कोई, काम वाली को मत लगाइए, काम वाली को क्यों लगा रखा है भाई, काम खुद कीजिए, सभी लोग खुद करते हैं, आप भी कीजिए, पोछा खुद में लगाइए, बर्तन खुद करिए, मैं भी करती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो। जल्दी उठिए, योगी बनिए, है अपने साफ किया, बर्तन साफ किए, तब तक 15-20 मिनट हो गए, फिर सो लेट जाए आराम से तसल्ली। गर्मी का समय है तो दाएं तरफ के तरीका हमने आपको बता दिया, जब भी बैठे सीधे बैठे, भोजन को चबा चबा के करें। रात के भोजन के बाद आपने 1000 कदम चलना और रात का भोजन 7 बजे के बाद को बिल्कुल भी नहीं, और भोजन अगर भरपूर करना तो 5:20 तक हर पेट समय निर्धारित कर लीजिए भोजन। सुबह आपका ब्रेकफास्ट यानी फास्ट फूड ब्रेक करना, 12 घंटा का फास्ट था आपका, वो ब्रेक किया, उसमें प्रोटीन युक्त अंकुरित ओट्स का चीला सनराइज के साथ आपने जूस लिया, एग अगर लेनी है तो एग लिए, व्हाइट पार्ट्स। फिर दोपहर में आपने 12 से 1 के बीच में प्रोटीन लिया, दाल सब्जी और रोटी, ठीक है, मल्टीग्रेन लेना, ठीक है, ये लिया। फिर रात को आपने सब्जी प्रोटीन डाइट रात को सब्जी ली और जो भी करना 2 सब्जी ली, 5:20 तक 5 अगर 6 बजे सूर्यास्त के बाद लिया तो आपने क्या लेना सूर्यास्त के बाद 1 घंटे का समय दे रही हूँ, कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे भी बागवान जी ने छूट कर रखी थी। ये 6 बजे से 7 बजे तक आपने या बॉइल्ड सब्जी, लेकिन अगर बाद में 7 क्रॉस किए तो बिना नमक का नमक नहीं लेना, उसके बाद नमक सफेद कभी नहीं लेना, सेंधा नमक लेना, चीनी बिल्कुल नहीं लेना, त्याग दो चीनी, गुड़ और देसी खांड, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, भोजन के लिए हो गया, अगर इतना याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इतना याद रखेंगे कर लेंगे हो जाएगा। पानी के लिए भी जितना बता दिया बस हो गया। आयुर्वेद में अष्टांग नियम में आप बागवती इतना ही लिखे गए हैं, मैं आपको बता दूं, इन नियमों में आपको भोजन पानी कवर होगी, ठीक है। आगे चलेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें बता रही हूँ, 10 नियम जो आगे के थोड़े से नियम है, 4-5 नियम बचे हैं, 3-4 नियम, उनको मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ क्योंकि 10 नियम आगे कवर करने हैं हमें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा हमें नहीं खींचना, बहुत सारे कोर्स हैं आपके और चीजें बहुत है बताने के लिए, ज्ञान बहुत है देने के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे, आपको फ्रिज की चीज कभी नहीं खानी, ठंडी फ्रिज की चीज आपको कभी नहीं खानी 45 मिनट पहले, क्योंकि आग भट्टी के चले गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये माइंड जो है इंसान का ये बहुत तेज चलता है और ये जरूर खुरापाती कर लेगा और ऐसी कोई चीज बना लेगा कि इसमें ठंडी चीजें चाहिए, वो उसका बता गए हैं तरीका कि फिर क्या करना। देखिए हमारे लिए कितना बड़ा, मैं तो बड़ी जबरदस्त फैन हूँ कि उन्होंने मुझे कितना मतलब हमारे लिए कितना अच्छी चीजें बता के चले गए कि हम तो स्वस्थ जीवन की ये बड़ी पूंजी है, हमारी खजाना है। बस ये योग आयुर्वेद खजाना है, पर जितना 25 दिन में लूट सकते वो लूट लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितना लूट सकते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक है। तो आप उसको कमाते जाइए, याद करते जाइए, मनन करते जाइए, अमल करते जाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना, फ्रिज की चीज यदि हमने चटनी भी खानी है तो 45 मिनट पहले निकाल के रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि दूध को 2 बार बॉइल कर दीजिए, अंदर मत रखिए। आप क्या करते हैं, एक बार दूध को बॉइल करा, घुसा दिया अंदर, फिर फटाफट निकाला, ठंडा सा बच्चे को गर्म किया और दे दिया, वो बड़ा नुकसान करता है, बड़ा हानिकारक है। आप दूध को 2 बार उबालिए, 3 बार उबालिए, वो नुकसान
कर देगा। बीमारी जो हो जाएगी उसमें ज्यादा धन लग जाएगा, ऑर्गेन्स डैमेज हो जाएंगे उसमें ज्यादा धन लग जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रिज की कभी भी चीजें आप ठंडी अवॉइड कीजिए चीजों को, उतना ही सामान बनाइए कि उस वक्त खत्म हो जाए और दोबारा में आप ताजा बना लीजिए। जितनी देर आपको लगेगी नहीं, जितना धन आपको लगेगा नहीं, खर्चा होगा नहीं, जितना उतना नुकसान होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। एल्युमिनियम का बर्तन यूज नहीं कीजिए, कभी भी एल्युमिनियम का बर्तन यूज नहीं किया। उसके जगह पर अगर इसका बर्तन है आपके पास कांसे का, तो उसमें भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं है कांसे का तो आप स्टील के बर्तन करेंगे, लेकिन भोजन पकाने में भी आपको कभी भी कुकर ये एल्युमिनियम का यूज ना करें, कढ़ाई एल्युमिनियम की यूज ना करें, आप उसमें स्टील का लीजिएगा, ठीक है ना। और कांसे का पानी में यूज करें, पानी कांसे में पिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। पेप्सी कोला कैंपा कोला कभी नहीं पीना, कभी नहीं पीना, कभी नहीं पीना। इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है क्योंकि आपकी हड्डियों को जला देगा, काट देगा। अपने किसी प्रियजन को भी मत पिलाइए, कभी मत पिलाइए अपने प्रियजन को, नुकसान कर रहे हैं, कोई फैशन थोड़ी है। आप नींबू की शिकंजी दीजिए, और अगर ज्यादा ही आपको करना है कि नहीं मुझे नहीं, मेरे बड़े तो स्पेशल आ रहे हैं VIP, तो उनको जूस दे दीजिए, जूस निकाल के दे दीजिए, फ्रूट काट के दे दीजिए, ग्रीन टी दीजिए, उनको लेमन टी दीजिए। उनको भी तो पता चलना चाहिए हम किनके घर आए हैं। हमें आप उनको चाय दे देंगे, और इतनी महंगी महंगी वो पेप्सी कोला कैंपा कोला, अरे उसे लाओ तो उसमें टॉयलेट क्लीनर में डालो, उसका साफ हो जाता है। वो जिसका गंदा हो रहा हो टॉयलेट और कोट, तो वो हार्पिक के साथ टॉयलेट क्लीनर को डालना, टॉयलेट क्लीनर है वो पेप्सी कोला कैंपा कोला, एकदम साफ हो जाएगा, चिट्टा वाइट अंडे जैसा, ठीक है ना। तो आपको पेप्सी कोला कैंपा कोला कभी नहीं, अपने जीवन में कुछ नियमों को आपने निर्धारित करना है, और आप अपने जीवन में जब उन नियमों का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तांबे के बर्तन का पानी का बात चला था, तो अभी तांबे के बर्तन का पानी बता देते हैं। तांबे के पानी को पिए, लेकिन आपको पता है तांबे के बर्तन का पानी, क्योंकि उसमें आयरन कलेक्ट हो जाता है, आयरन। लेकिन आपको ये पता है कि तांबे के बर्तन के पानी भरना कैसे है, रखना कहाँ है और पीना कैसे है? नहीं पता, नहीं पता पारुल जी, पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ कैसे भरना है उसे। देखिए, तांबे के बर्तन में पानी भरा, रात को भरा, ठीक है, जो बात में बताने जा रही हूँ वो नहीं पता। सर के तरफ रखा, रात को लकड़ी पर रखा और सर की तरफ, क्योंकि जो आयरन उसमें कलेक्ट हो रहे हैं, सोचिए कि तांबे के बर्तन में जब पानी भरते हैं तो उसके रखने से इतना प्रभाव हो रहा है हमारे सर में, उसके आयरन जो उसमें कलेक्ट हुए वो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में पड़ा। आप कि अगर पानी को ब्रेन की तरफ रखा और उसका ढक्कन कभी भी कस के बंद मत कीजिएगा, उसको खुला छोड़ दीजिए। जो आयरन उसमें कलेक्ट हुए उसका जो इफेक्शन है वो आपके ब्रेन पर, आपकी पूरी बॉडी पर पड़े। सोचिए कि यदि भर के रखने पर इतना इफेक्ट आपकी बॉडी में आ रहा है, तो पीने से कितना इफेक्ट आएगा। लेकिन आप एक बात सोच लीजिए, उसका तरीका, पीने का तरीका, उसका समय, क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक जो औषधि होती है, मैं ये बात आपको औषध दर्शन जब शुरू कराऊंगी, देखिए आप तो औषध दर्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक संपूर्ण ज्ञान है। मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ आपको, आपके पूरे ज्ञान का मैंने एक निचोड़ लेके और 10 नियमों में और 10-15 आपके क्वेश्चनों में उसे पूरा आपको दे दिया। लेकिन फिर भी इसमें 2 दिन तो लगते हैं, 2 दिन में प्रैक्टिकल भी हो रही है। आगे आइए, देखिए हम बात कर रहे थे पानी, तांबे के बर्तन में जब हमने पानी रखा सर की तरफ, उसको में खुला थोड़ा छोड़ा, उस पर आयरन रिफ्लेक्ट हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड में गया, उसमें हमारी पूरी बॉडी में आयरन की कमी, जो एनीमिक होते हैं, जिनको मासिक धर्म में दिक्कत होती है, उनका वो सब ठीक हो जाएगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म। इसको पीना कैसे, इसको रखना हमेशा लकड़ी पर है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पृथ्वी, जब हम, मैंने आपको पहले भी बताया होगा,
आपने ध्यान से सुना होगा। जो भाई बहन हमारे बाद जुड़े होंगे तो उनको फिर दोबारा से बता देते, जब हम योग आसन करते हैं तो तब भी हमारे जो एक पावर जनरेट होती है हमारी बॉडी में, अगर हम हाथ लगा देंगे पृथ्वी पर तो हमारा डायरेक्ट टच जब पृथ्वी से हो जाता है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, गुण पृथ्वी का, तो वो खींच लेती है अपनी तरफ। पृथ्वी का गुण है ना अपनी तरफ खींचने का, वो खींच लेगी हमारे पावर को। ऐसे ही जो आयरन कलेक्ट हमारे पानी में हुआ है तांबे वाले बर्तन में, तो वो खींच लेगा सारा पृथ्वी, तो उसको लकड़ी पर रखती, लकड़ी उसका कनेक्शन जो है ना पृथ्वी से हटा देती, समझ रहे हो। और उसको सुबह पीने का तरीका, आप या तो तांबे के ही गिलास में लेके पिए या कांच की, या अगर नहीं है कांच, देखो कांच तो सबके गिलास घर में होगा, कांच का गिलास, और तांबे का भी नहीं है तो मंगा लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कांच तो होता है। अगर नहीं मिल रहा कांच भी तो स्टील में आप कभी भी उसे ना, जैसे जिस भी बर्तन में डालते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा उसका जो शक्ति होती है ना वो कम हो जाती है, तो आप उसी धातु में डालें जो उसमें जो आयरन हमारे कलेक्ट हुए हैं, तो उसे भी आप डाल देंगे उसे। एक और बात, हमारी कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का समय निर्धारित है मौसम के अनुसार। जब हम कोई भी आयुर्वेदिक औषधि देते हैं तो मैं कौन एक बात बताती हूँ, औषध दर्शन से पहले भी बताती हूँ, उसको 3 महीने तक लगातार, 3 महीने लगातार आंख बंद करके, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं जो भी आपको औषध दर्शन में बताऊंगी ना, देखिए औषध दर्शन भी मुझे लगता है आपका 2 दिन में जाए, क्योंकि वो भी एक संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विद्या है ना। तो आपको बताती कुमकुम जी ओम दीदी 5 मिनट है बस, है थोड़ा सा समय। ठीक है, मैं 5 मिनट में अपने समापन करती हूँ। हाँ ठीक है, धन्यवाद। 5 मिनट में बिल्कुल समापन। ओके, देखिए जो आयरन है आपका, जो आयुर्वेदिक औषधि है उनका 3 मंथ का समय होता है। आंख बंद करके 3 महीने कोई भी औषधि लीजिए, उसके बाद उसको 15 दिन बंद कीजिए, देन जब स्टार्ट करेंगे आप 15 दिन के बाद तो इफेक्ट जाता है। इसी तरह तांबे के बर्तन में पानी 3 महीने लगातार पीजिए, फिर 15 दिन बंद कर दीजिए, है ना। ये तो हुआ एक तरीका कि आपको औषधि कैसे समय तक कैसे लेनी लगातार। एक दूसरी बात है कि आयुर्वेदिक हर औषधि का एक समय होता है मौसम के अनुकूल, यानी कि जो तांबे का समय है ना वो अब चल रहा है। आज ही जिसके घर में तांबा हो वो भर दीजिए पानी। बरसात में तांबे के पानी बहुत लाभ करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी बहन ने पूछा था कि अलसी का क्या समय है, तो वो है आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर, यानी डिनर आफ्टर हमारा वो चलता है रात का, शाम का 5 से 6, ठीक है। आफ्टर डिनर हमारा डिनर का समय है 5 से 6। यही मैं बता रही हूँ कि हर आयुर्वेदिक औषधि का समय होता है। औषध दर्शन जब लेंगे सबका समय भी बताएंगे आपको, महीने कौन से होते हैं चीजों के। ये आयुर्वेद हम अभी पानी पर चल रहे हैं तभी बता देती हूँ। बरसात में 3 महीने आप 3 महीने लगातार आपको बरसात में तांबे का पानी पीना। गर्मियों में तांबे के पानी की जगह आपको चांदी का पानी, यानी आपने किसी भी स्टील के बर्तन में या कांसे के बर्तन में पानी को रखा, उसमें चांदी का एक छल्ला डाल के का, यानी कि गर्मी में बहुत गर्मी होती है तो आपको शीतलता प्रदान करेगा, तो वो आपको चांदी करेगा, ठीक है। जाड़े में आपको सोने का, यानी कि आपने घड़े में भी आपने अगर घड़े में पानी भरा तो सोने का कोई उसमें होता। गर्मियों के समय में आपने घड़े में चांदी का ये डाल दिया, ठीक है। अभी आपको बरसात का समय चल रहा, तो बरसात में तो सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप तांबे को ले लीजिए। जितनी भी आयरन की कमी होगी, एनीमिक होंगे आप, ये आपके सारी इसके कोड, ठीक है ना। तो अब आपको अपने आयुर्वेद के अष्टांग हृदय के इन 10 नियमों का मैंने आपको वर्णन किया, आपको याद रखना, अपने जीवन में उतार लेना है और स्वस्थ रहना है हमेशा। अब नेक्स्ट हम कल आपको औषध दर्शन लेंगे और औषध दर्शन में जो कुछ इसमें भी रह गया वो भी कवर कर देंगे। औषध दर्शन आपकी संपूर्ण आपके आप जो भी आपके क्वेश्चन है इस पे लिख दीजिएगा, मैं कल सब
मिलने के लिए प्यार से जमा ठीक है। अब मेरा समय है, मैं अपने सब लोगों को ये विराम और